नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। भाई, पहली शिफ्ट ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, जैसा कि आप लोगों ने देखा और बहुत सारे बच्चों ने बताया। एक बच्चे का भी मैसेज आ रहा था, मैं थोड़ा बिजी था, उठा नहीं पाया। उसने मैसेज किया जबरन कि सर नहीं, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने सोचा कोई मतलब किसी मुसीबत में होगा। कहा सर फोड़ दिया, तोड़ दिया, ये कर डाला, वो कर डाला। मैंने कहा सही बात है भाई, थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन जैसे ही क्लास से फ्री होऊंगा मैं आपसे मुखातिब होऊंगा और जानूंगा कि क्या तोड़ा क्या फोड़ा। हाँ, तो सर सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग सुबह की जो शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन के आधार पर, और कुछ जो चुनौतियां लगी हम लोगों को कि जैसे एआई बेस्ड क्वेश्चन थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एशिया को आफिया लिख दिया था, कुछ इस प्रकार से। तो हाँ, वो नील को नाइल, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कुछ शब्दों को लेकर त्रुटियां जो दिखाई दी। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आसान थी, बहुत आसान थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि थोड़ा सा स्लाइटली ये कह सकते हैं कि हाँ मुश्किल है ना। भाटी सर, आपसे शुरू करूंगा, क्या कहेंगे आप। देखो, सबसे पहली बात तो मैं पहली शिफ्ट को लेकर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यार देखो, क्वेश्चन ना एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब ऐसे थे कि हाँ वाकई बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी। एक दो क्वेश्चन की बात करें, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को लेकर आप वहां पे एक क्वेश्चन सवाल पूछा गया था, उसमें डेट को लेकर था। इसके अलावा है ना, हाँ वही वही। तो अब अगर मैं बात करूं बच्चे, बाकी पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर आप पढ़कर गए हैं तो कर ही लेंगे। करंट के क्वेश्चन ठीक ठाक थे, देखा जाए तो 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, हाँ करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चन थे। सबकी होना 10 चाहिए था ना। हाँ मतलब एक दो ऊपर नीचे, जैसे साइंस साइंस के क्वेश्चन भी 7 क्वेश्चन थे साइंस के, देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कोई दिक्कत इतनी बड़ी वैसे है नहीं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल थे नहीं, आराम से कर सकते हैं। पेपर सबने देख लिया पहली शिफ्ट का, पिछली बार हमने कराया था, और बच्चों ने बहुत अच्छा किया भी है। लेकिन अब बात आ जाती है भी जिनका हो गया उनका तो हो गया, अब आने वालों का क्या। तो आने वालों के लिए ये जो शिफ्ट है अभी आप अच्छे से देखना, यहां पर जो हम क्वेश्चंस कराएंगे ना, इसमें क्या होगा कि आपको जो पेपर जिनका कल होगा उन्हें बहुत फायदा मिलने वाला है। क्योंकि पहली शिफ्ट और दो शिफ्ट देखने के बाद ये आइडिया तो मिल जाता है यार पेपर इस तरीके का पूछा जा रहा है, यार समझ रहे हो मेरी बात। तो अब इससे आपको फायदा मिलेगा, और ये जिनका बच्चों का पेपर होगा वो तो देखेंगे इसे, आप लोग जरूर देखना जिनका कल पेपर अच्छे से, और एक बार शेयर भी कर देना सारे बच्चों को। हम लोग भी आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, एक एक क्वेश्चन को तुरंत पेपर आते हैं तुरंत लाइव आपके यहां पर लगा देते हैं। मतलब इंतजार नहीं करते कि 2 घंटे देखेंगे, इंतजार करेंगे। यार टेस्ट आपका है तो हमारा भी तो टेस्ट है, हम भी वैसे ही खड़े जाते हैं, चलो देते हैं टेस्ट, क्या दिक्कत है। क्यों भाई, आपका टेस्ट है हमारा भी टेस्ट है। हमारा तो 2 तरीके से टेस्ट है, एक तो हमें क्वेश्चन आते कितने हैं, और दूसरा टेस्ट ये है कि हमने जो कराया उसमें से कितना आया है। ये दोनों टेस्ट हमारे हैं, आपका एक ही टेस्ट है। लेकिन आपके जीवन का मैं बड़ा एक बदलाव लाने के लिए टेस्ट है, इस वजह से आपका पलड़ा थोड़ा सा मैं यहां पर भारी कह सकता हूं इस मामले में देखा जाए तो। क्यों गुरु जी, सही कह रहा हूं ना। बिल्कुल सही बात है सर। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, और जिन बच्चों ने मेहनत की है और उन बच्चों की जो मुस्कान है वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है जो लोग एग्जाम देकर आए हैं। क्योंकि आपने जो जिस लेवल की पढ़ाई की थी वो अच्छा खासा लेवल आपने तैयार किया था, और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जो भी आपकी परीक्षा का पिछले साल का जो लेवल रहा उससे एक कदम ऊपर होकर चलिए। यदि सेम आता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ऊपर भी आता है तो आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आप मजबूत हो, आप अपने लिए तैयार होकर गए हो। और प्यारे बच्चों, यही तैयारी आपके चेहरे पर दिखी। आज सुबह जब हम लोग एनालिसिस करा रहे थे तो आपका जो कमेंट बॉक्स था वो आपने भर दिया था इस बात से कहकर कि सर जो आपने पढ़ाया उससे हमें बहुत हेल्प मिली है, उससे लगभग सारे सवाल भी फंसे हमें, और जो सवाल नहीं भी फंसे तो वो इस पैटर्न पर थे कि हमारे बड़े बहुत आसानी से बन गए। क्योंकि भले ही वो सेम सवाल नहीं भी हो पर उसके पैटर्न के हमने सवाल करा रखे थे, तो वो सवाल आपका बहुत आसानी से बना है। तो बच्चों, आप यकीन मानो, आपसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को होती है जब आपके चेहरों पर हम लोग मुस्कान देखते हैं। तो जो अभी फर्स्ट वाले थे उनकी मुस्कान देख ली है, दूसरी शिफ्ट वालों की देखने के लिए खड़े हो गए हम लोग यहाँ पर तैयार। जैसे ही आपका पेपर आ जाएगा वैसे हम लोग यहाँ पर लाइव एनालिसिस आपकी करवाएंगे, बिल्कुल आपके सामने सॉल्व करेंगे। और आपने हमेशा देखा है कि सबसे आगे रहते हैं हम लोग आपके लिए, चाहे वो कोई भी तरीका हो, चाहे बच्चों के ठहरने की व्यवस्था, उसमें हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। अब देखो, जब आप कुछ काम को पहली बार करते हैं, क्योंकि ये काम हम लोगों ने पहली बार किया था ये प्रयास, तो उसमें कहीं थोड़ी बहुत कमियां कुछ कमियां रह जाती हैं, पर हमने पूरा प्रयास किया और बच्चों ने जो हमें रिस्पांस किया, बच्चों का सर आपने बहुत अच्छी पहल किया और आपने उससे में बहुत सहयोग मिला है। हम लोगों के अपने सेंटर पर जहाँ भी हम लोग इलाहाबाद में हैं तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर रुके, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, तो जिनकी परीक्षा कल है वो लोग भी, अगर जिसका सेंटर इलाहाबाद है तो आप आइए, आपका स्वागत है। आराम से रुकिए, आप रुकने की टेंशन आपको लेनी नहीं है, आराम से आप स्टे करो, आराम से अपना सो और सुबह अपना अच्छे माइंड से आप जाकर एग्जाम दो। तो प्यारे बच्चों, कल जिनकी परीक्षा है उनके लिए ये वाली एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज दोनों का जो निचोड़ है वो भी आपको मिल जाएगा और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ 2 के आधार पर आप बता पाओगे कि कौन से टॉपिक ज्यादा कौन से कम। ठीक, बाकी सर
सर को मैं भी देता हूं 1 मिनट। एक चीज और आपको बता दूं, जिनका पेपर है कल, दरअसल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। कई सारे क्वेश्चन ऐसे नोटिस किए जिनमें जो है क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कई सारे, जैसे तारांकित प्रश्न वाला सवाल था, मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आप समझो, है ना? तो आंसर उसी में दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं से मिलेगा। बाकी अंकित सर एक बार बताएंगे। सर बिल्कुल पेपर को देख करके तो मन बिल्कुल गदगद था, जैसा कि आप और हम जीएस को देख ही रहे थे। प्रॉपर डिस्कस किया हम लोगों ने, देखकर एक बात तो तय हो गई कि जीएस का इस बार का जो लेवल था, वो पिछली बार जो भ्रम में फैलाने वाला था ना सर, गांधी जी की लंगोटी और ये सब, है ना, मतलब वो थोड़ा सा इस बार दूर रहा। तो इस बार हम लोगों ने जो पेपर एनालिसिस कराया, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि जो आज की शाम वाली, अभी 2-3 मिनट बाद पेपर आ जाएगा, और इसके बाद में जो कल पेपर होने वाला है, मतलब आयोग को भी ये पता कहीं ना कहीं से चलता जरूर है कि बच्चे लंगोटी वाले सवालों में फंसते हैं, फिर मीम्स बनती हैं। तो वो वाला भ्रम दूर रखिए और फर्जी की चीजों से दूर रखिए। जो क्लासेज में पढ़ाया गया है उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, और ये एनालिसिस पूरा देख लेना, जिससे कि तुम्हारे पेपर में जो तुम्हारे मार्क्स बढ़ने हैं वो शायद कहीं ना कहीं सर इन पेपर्स के पैटर्न से पता चल जाता है। और इस बार ये भी ध्यान रखना कि पेपर क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे आपने देखे कि कैसे नील को नाइल, मतलब शब्दों को पकड़ना सीखिए। अगर हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि सर मैंने देखा इंग्लिश में सही दिया हुआ था। तो उस पोर्शन पे आपकी मेहनत जो है वो बहुत काम आती है, और आपका दिमाग जो है और तेजी से साफ होता है। जब एक ऐसा कोई क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो फिर तो सर अपने आप में दिमाग तेजी से चलने लगता है। हाँ जी सर। बिल्कुल भाइयों, पहले तो देखो आपके सामने पूरी टीम खड़ी है यार, एक बार जोश तो लाओ यार। आप सब लोगों के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों। ये लाइन थोड़ा सा एक विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। ये गजब का दौर है, ये गजब का समय है, जहां पर हमारी आंखें कहती हैं कि तू सो जा, हमारा दिल कहता है तू रो ले, लेकिन सपने कहते हैं रुकना मत, तुझे अभी बहुत आगे जाना है और समाज को बदलना है। एक और लाइन आप सब लोगों को जोश भर दे कि है युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं, या तो रण से भागा होगा या रण को छोड़े होंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आप सब लोग उस मैदान पे खड़े हो। कहा जाता है ना, मैदान सज चुका है, सेनाएं तैयार हैं, बस वार होने बाकी हैं। तो यहां पर मैदान सज चुका है, सारे योद्धा खड़े हो चुके हैं, बस सवालों का वार आना बाकी है, और हर सवाल का प्रतिकार किया जाएगा यहां से। लेकिन आपको साथ रहना है, और हमारे मुखिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एकदम फुल एनर्जाइज होकर के एकदम बिल्कुल आपके बीच आने वाले हैं। लीजिए विवेक सर, अब आप बिल्कुल आ चुके हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी पेट एग्जाम की 6 सितंबर की अभी सेकंड शिफ्ट छुटने वाली है। 4:59 हो गई है, 5 बजे शिफ्ट छुट जाएगी। उसके बाद में 7, 8, 10 मिनट लग जाती है बच्चों को बाहर निकलने में। तत्काल फोटो खींच के बच्चे पेपर भेज देते हैं, हम लोग मंगा लेते हैं, फिर हम लोग पेपर का उत्तर देना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जिस तरीके से पेपर का पैटर्न चल रहा है। कुछ जगह 1-2 शिकायत ऐसी है कि पेपर को खोलने में थोड़ा सा देर से समय लगा, मतलब 10 मिनट के बाद में जाके 10:10 पे, 10:15 पे, क्योंकि घड़ी तो अलाउ है नहीं। तो जैसे यूपी कांस्टेबल में कक्षों में घड़ी का इंतजाम हुआ था, ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। पर चलो कोई बात नहीं, एलिजिबिलिटी का पेपर है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार आपके लिए पेट की और भी लड़ाइयां लड़नी है, जैसे इसका एक कॉमन कट ऑफ हो जाए, ये सब कुछ। तो उसका हम लोग देखते हैं कि उसका हम लोग क्या करा पाते हैं, क्योंकि कट ऑफ तो थोड़ा सा अगर आप सब लोगों ने साथ दिया तो हम लोग कॉमन कट ऑफ इसकी करा लेंगे। और अभी भी मैं आपसे कहता हूं कि आप खूब क्वेश्चन छोड़ो ना, ये खूब छोड़ दो, 25, 28, 30 भी, लेकिन तब भी आप बहुत आराम से। अब कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे, एक बच्चा थोड़ा सा कह रहा है कि आपने जो ये बच्चों को रुकने का इंतजाम किया है, तो विवेक सर को थैंक यू बोलना है। अच्छा बेटा, थैंक यू, वो तो सरो आप लोगों का ही था। रुकने की ऐसी कोई, क्योंकि वो आप ही सब अपने छोटे भाई बहनों आपके लिए कुछ करने में, आपके लिए व्यवस्था बनाने में, बाकी और साथियों के सहयोग से, इसमें उन सभी का ज्यादा योगदान है जिन साथियों ने अपनी लाइब्रेरी, अपनी कोचिंग दी है। और इस बार हाँ, लेकिन एक चीज मेरी समझ में आई कि कुछ जगह हमने क्या किया था कि कुछ जगह हमने अपने से ही बारात घर या जो आप गेस्ट हाउस कहते हैं, हमने वो बुक कर दिए थे कई जगह, 5 से 7 जगह। तो उसका काफी फायदा मिला कि अब बच्चे जैसे ज्यादा हो गए तो बाहर लॉन में लेट गए, गार्डन में, तो काफी अच्छा। वो तो चलो कोई नहीं, आप लोगों का एक, हम लोगों ने एक फर्ज है भैया हमारा आपके लिए कुछ करना, आप हमारे लिए इतने साथ देते हैं। जोड़ना चाहूंगा इसमें, हाँ, एक टेलीग्राम ग्रुप है, अभी मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भेजा था एक बच्चे ने। एक टेलीग्राम ग्रुप है और उसमें ठीक ठाक बच्चे जुड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में। तो उसमें कुछ बच्चों ने मैसेज डाला था विवेक सर के लिए, तो मुझे लगा कि आप लोगों के समक्ष ही बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा।
बच्चों ने इसको बहुत तारीफ की है इस पहल की। और हाँ, ये आगे चलकर विवेक सर और हम लोग या हमारी टीम की बात करें तो हम इसे और बृहद स्तर पर लेकर आएंगे, जिससे कि बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, एक तो समस्या यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और दूसरी बात यह है कि वहां कंफर्टेबल होकर मेरा फोन तो नहीं चोरी हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बैग ना चुरा ले, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल जो विवेक सर ने शुरू की है, उसके लिए मैं सच में तहे दिल से धन्यवाद करता हूं गुरुजी का, और चाहता हूं गुरुजी ऐसे ही एसआई के लिए और बाकी चीजों के लिए भी आप शुरू करें। थैंक यू। अरे भाई गरीब आदमी, अरे भाई हम तो तुझसे ज्यादा गरीब हैं, तो कहते क्या अब हमारी किडनी लेके मांगेगा? किडनी ले ले, मेरी ओ नेगेटिव किडनी है, बड़ी वैल्यू डिमांड है किडनी की, ओ नेगेटिव है मेरी किडनी, ले ले उसे। अरे गरीब आदमी भाई, तूने खून पी लिया यार भाई, मतलब इतनी कमेंट थोड़ी ना होती है दोस्त। चलिए, अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है, अभी भी मैं बहुत सारे ऐसे अननोन जैसे नहीं होते, उसके कोई आईडी पे फोटो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों की कमेंट आपको समझ में आ जाती है, चैनल पे पहली बार आई है, अरे सर हमारा तो अब भी। तो अगर बेटा इतने सरल पेपर में आपका नहीं हुआ, तो इस बात को आज के कंपटीशन के युग में आप इस बात को समझ लो, जहां 70-80% पर मेरिट लग रही है, कि फिर आप भैंस की सेवा करो, 4 भैंस ले लो और उन भैंसों की सेवा करो, ये लेखपाल वेगपाल दे दो किसी और के हाथ में जो मेहनत कर रहा हो, तुम बनो भैंस पाल, ठीक है? क्योंकि भाई फिर तो भैंस की हमें क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी भैंस की ही भैया, बढ़िया उसके नहला धुला के उसको खाने पीने के हम दूध निकालना पड़ेगा, क्या करेंगे फिर? क्योंकि इतने सरल पेपर में भी। और सर अब एक बात बताऊं, अब तुम्हें आए हाथी घोड़ा लेके आऊं मैं तुम्हारे गांव में, तुम्हें कहो तो गधे भी ले आऊं, फिर उस पर बैठाऊं, और फिर तुम्हें मैं सरकारी कार्यालय छोड़ के आऊं तहसील के, इसको लेखपाल बना लो, इस पे इतना सरल पेपर भी नहीं लग रहा। अरे यार, ये बेस्ट चुनने की प्रक्रिया है, बेस्ट जितने भी पद है उनमें से बेस्ट जो होंगे उन माइंड्स को चुनने की प्रक्रिया है, गला काट प्रतियोगिता है। तुम गला काट प्रतियोगिता में कह रहे होगे अरे सर ऐसे नहीं होता बच्चा, और अगर तुम्हारा माइंडसेट इसी प्रकार का है फिर बहुत तुम्हें समस्याएं झेलने वाली है। बाकी जो बच्चा रेगुलर रहा, जिसने रेगुलर मेहनत करी, उसे इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है। अब मैं आपको एक और चीज बहुत अच्छे से ईमानदारी से बता दूं, फिर से मैं कह रहा हूं 70, 72, 75 जितना हो जाए उतना आप आराम से पेपर बना सकते हो, डीआई इत्यादि कोई ऐसी समस्या नहीं है। एवं आप अंग्रेजी में भी 1-2 क्वेश्चन मार के आ सकते हो, हिंदी के 15 क्वेश्चन गद्यांश और जो विशेषण है, जो व्याकरण है, वो 15 क्वेश्चन सीधे सीधे। इसी प्रकार के सारे टोटल जी के और करंट में भी 3-4-5 क्वेश्चन, जिसने पिछले एक हफ्ते की भी हमारी सुबह की क्लास ली होंगी, तो अभी मैं सर को और मैम के स्क्रीनशॉट देख रहा था, सर सीधे सीधे 4-5 2 दिन पहले के, कल 1 दिन पूर्व, मतलब परसों की क्लास के, कल की क्लास के स्क्रीनशॉट, आज के क्लास के स्क्रीनशॉट। तो ये क्या है? ये है भाई, जब तुम आओगे नहीं उन क्लासों में तो फिर तो दिक्कत होगी। दूसरी बात एक अहम और है कि अब हम लोग यूपी SSC मेंस की कक्षाएं शुरू कर देंगे परसों से ही, हम लोग कतई भी वेट नहीं करेंगे। सोमवार 8 तारीख से हम लोग मेंस की कक्षाएं शुरू कर रहे हैं, यूपी SSC मुख्य परीक्षाओं की क्लासेस, जिसमें हम लोग लेखपाल को, वीडियो को और भाई साहब जो आपका लोअर पीसीएस की भर्ती है, इनको टारगेट करके चल रहे हैं। तो आप सभी लोग सुझाव दीजिए, ये आइडिया अच्छा है या ये आइडिया बुरा है? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी लेखपाल की तैयारी कब शुरू करूंगा, जब आ जाएगा रिजल्ट, तो रिजल्ट तो आपको पता चल गया आपका कितना है। मैं आपको बता दूंगा, अगर भाई आपके कैटेगरी वाइज जितने मार्क्स हैं तो आप लेखपाल की तैयारी करो, क्योंकि इस बार भी 7-8 हजार वैकेंसी आएंगी लेखपाल की, ठीक है? दूसरी चीज, हम लोग एक तो ये लेखपाल इत्यादि की क्लास शुरू कर रहे हैं, लोअर पीसीएस के लिए शुरू कर रहे हैं। दूसरे एक और अहम चीज जो हम लोग आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं, वो है मेरे दोस्त कि हम लोगों की एक कोशिश है कि जो ये पेट में जो आपके जितने भी मार्क्स आए, हम लोग एक कॉमन कट ऑफ के लिए प्रयासरत हैं कि अगर किसी के 50% मार्क्स हैं तो उसको भी लेखपाल देने का मौका मिलना चाहिए। इस समय आपके साथ की आवश्यकता होगी। हम लोग इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक ऑफिशियल जितने भी आधिकारिक चैनल हैं उनके माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपका साथ, आपका विश्वास, आपका ऐसे ही वो बना रहा साथ, तो हम लोग ये कॉमन कट ऑफ वाली चीजें बहुत अच्छे से करा लेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तुम लेखपाल के लिए तब तो शुरू करो, आप कम से कम 2 महीने की लीड ले लो, ये गारंटी है कि अक्टूबर में आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। आपका अक्टूबर में स्कोर कार्ड आ जाएगी, बात आपको समझ में आ रही है? जब आपका स्कोर कार्ड अक्टूबर में आ जाएगा
तो अक्टूबर में तुरंत सबसे पहले वैकेंसी लेखपाल की आएगी। बिल्कुल तो 2 महीने की लीड तो ले लो, छोटा सिलेबस है, ऐसा नहीं अभी आने वाला है पेपर बस शुरू कर देंगे बच्चा कि लेखपाल का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो छोटा सिलेबस है, तो आपको यह होना चाहिए कि भाई छोटा सिलेबस है तो क्यों ना उसको पहले से कवर करके हम लोग कुछ को पहले से, जैसे आपको कम से कम 150-200 योजनाएं पढ़नी है, अगर डेली 5 योजना भी पढ़ोगे, 5 भी मुश्किल हो जाती हैं, 2-3 योजना पढ़ोगे तो 2 महीने में आप पे योजना कवर होंगी। इतिहास वगैरह और डीपली अच्छे से पढ़ना है, गणित उसमें अलग आता है, हिंदी बहुत सरल आएगी। ग्रामीण तो परिवेश आप वगैरह- अभी भी ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर योजनाएं हैं, तो अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो बोलो तैयार हो अभी से तैयारी करने के लिए। और एक बार सभी साथी शेयर जरूर कर दीजिए, जिसका भी कल दोनों शिफ्ट में एग्जाम लगा है, सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप, अपने टेलीग्राम आदि पर शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अभी साथी पेपर आ जाएगा, और पेपर आते हम लोग पेपर की एनालिसिस शुरू कर देंगे बहुत ही शानदार जानदार तरीके से, बहुत बढ़िया क्रम से। पेपर बहुत फर्स्ट शिफ्ट का देख के लगा कि बहुत, और ये बात आपको याद होगा, आपने सबसे ज्यादा एग्जाम पर यूपी पैट में बिना किसी शक और संदेह के नंबर 1 रहा है। इस बात को याद रखिएगा कि आपकी संस्था, आपका एग्जाम पर परिवार उत्तर प्रदेश में नंबर 1 रहा है। क्या रहा, एक बार कमेंट करके बता दो। किसी के भी मन में शक और शुबा हो, चाहे वो पेड कोर्स की बात हो, चाहे यूट्यूब की बात हो, चाहे साथी किसी भी चीज की, तो हमें इतना आइडिया है कि हमने किस तरीके का पढ़ाया और किस तरीके का पेपर आया, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि कट ऑफ या सेफ स्कोर कौन सा होगा, उसके विषय में भी बता देंगे। हालांकि पेट में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको कॉमन कट ऑफ का फायदा मिल पाए। अब एक और अहम चीज आ जाती है कि आपको अगर यूपी में लगना है, लेखपाल में, वीडियो में, लोअर पीसीएस में, तो पद पेपर आ गया है, हम लोग शुरू करते हैं। तो भैया आपको इतना मतलब उसमें वो नहीं लेना है, क्या बोलते हैं कि देखिए पेपर की बार भगवान की कृपा से पहले आ गया, तो हम लोग इसको तुरंत शुरू करते हैं आप सभी लोगों के लिए। और वो सब मैं आपको बता के चली रहा हूं कि हम लोग लेखपाल आदि की तैयारी भी आरंभ करा देंगे, तो आप सभी लोग उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा, आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, और चलिए अब तो बहुत ही बढ़िया इसमें से शुरुआत से ही पहले क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस, कि जो विकास की प्लानिंग होती है, जो विकास की प्लानिंग होती है, तो डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस करके किताब है, इसके लेखक कौन है? डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस। तो इसमें एक बार बताइए, यहां तक आपको किसी, ये दिख रहा है ना बिल्कुल अच्छे से? तो देखिए इसमें एक एक चीज यहां पर बहुत अच्छे से आप लोग सुन लीजिएगा। डेवलपमेंट प्लानिंग इन द इंडियन, इसमें आपके जो लेखकों की बात है, इसमें एस.एन. सेन, एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ तो एक अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री है, उनका भारत से तो लेना देना क्या होगा। अमर्त्य सेन ने जैसे गरीबी और अकाल, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, एक आपका हो जाता है क्या नाम है, आइडिया ऑफ जस्टिस, याद है ना, इन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस आदि किताब लिखी है, आइडिया ऑफ जस्टिस करके, आर्गुमेंटेटिव इंडियन करके, ये सारी की सारी। तो इनका जो एक प्रकार से आप कहोगे अर्थशास्त्र के प्रति इसमें झुकाव है वो, बट यहां पर जो बनेगा वो याद रखेगा, सुख में चक्रवर्ती इसका सही। अभी 2-3 दिन पहले मैंने अमर्त्य सेन की कुछ किताबें करवाई थी, वहां कहीं भी डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस करके नहीं थी। तो ये 2 ही ऐसे लोग हैं जो मतलब अर्थशास्त्र से थोड़ा सा संबंध रखते हैं। इसका पहले का ये आपका बिल्कुल से हो जाएगा। फिर आ जाता है प्रश्न संख्या 129 में, तो भैया सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, छांदोग्य उपनिषद का। देखिए इसमें यहां पर कहा गया है अनुच्छेद 129 के तहत, तो अनुच्छेद 129 में तो सुप्रीम कोर्ट है ना, 124 से लेकर, भाई अनुच्छेद 124 से लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का गठन यहां से शुरू हो जाता है। तो अनुच्छेद 129 में इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। क्या कहा गया है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। किसे? सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। बिल्कुल अनुच्छेद का क्रम भी लगाते तो भी आपका प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं भैया, प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते। 3 इस समय मैं इसका बाद में देखते।
प्रश्न संख्या, हालांकि इसमें कहा गया कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो 19 या 57, 57 प्राइम नंबर नहीं है, इसका भी आप उत्तर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जो या तो स्वयं से या एक से विभाजित हो सकती है, उसके अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता। लेकिन 57, तो 57 7 5 12 3 से करोगे तो 19 30 57, 19 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, तो 57 याद रखिएगा, 57 प्राइम संख्या नहीं है। शाबाश विवेक जी। आगे क्वेश्चन आ जाता है छांदोग्य उपनिषद, इसमें साथी कौन कौन से आश्रम है। देखिए भाई, उपनिषद हमारा जो दर्शन शास्त्र है, उपनिषद क्या होते हैं, भारत के दर्शन शास्त्र का स्रोत है। ये किसका स्रोत है, जो उपनिषद होते हैं भारत के दर्शन शास्त्र का। तो इसमें भैया तीनों के तीनों आश्रम की चर्चा की गई है। चौथा आश्रम जो था उसको बाद में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, तो चलिए बच्चा, तो यहां पर कितने 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और याद रखिएगा वानप्रस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम, सभी के सभी साथी इसमें से आप लोग चाहें तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए लैसे पे मैसे पे वाला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनका मैसे पे 15 है। तो देखिए जो एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है वो दोनों का गुणनफल होता है 1530। इसमें एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछा है, तो 1530 को आप 15 से करोगे तो 15 को 15, 15 0, 15 दूनी 30, इसका जो उत्तर आएगा वो 102 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। शायद मुझे लगता है कि ठीक ही होगा। ठीक है भैया, 102, क्योंकि तो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन हमारे गुरुजी लोग आपको विपुल सर और हमारे बाकी फैकल्टी बहुत बार कराते हैं, क्योंकि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों का गुणनफल दे रखा है, मैसे पे दे रखा है, तो आपको क्या निकाल रखा है, अच्छा एचसीएफ दे रखा है, तो वही कोई बात नहीं, एलसीएम पूछा तो डिवाइड कर दो, 15 को 15, 3 0, 15 दूनी 30, 102, डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ गणित के जितने भी तुम ज्ञानी हो, ठीक है ना विवेक सर, गणित में भी थोड़ा थोड़ा, बेटा जिस दिन गणित पढ़ाऊंगा ना फैन हो जाओगे। जिस दिन विवेक सर ने गणित पढ़ा दी, क्या पढ़ा दी, एक बार सभी के सभी साथी शेयर कर दो, बहुत ही बढ़िया से सारे सॉल्यूशन कर रहा हूं। कहते कि जिस दिन तुम्हारे गुरुजी ने गणित पढ़ा दी उस दिन तुम ये कहोगे अरे गुरुजी आई लव यू गुरुजी, ऐसे बड़े भैया। रेगिस्तानी पौधों में अनुकूलन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सीधा सीधा। रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं उनमें जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल कांटेदार होती है, उनकी जो जड़ें होती है बहुत गहरी होती है। तो याद रखिएगा, बड़े चपटे पत्ते, उथली जड़ें, जल भंडारण के लिए मोटे तने। तो जल भंडारण के लिए उसमें क्या होते हैं, मोटे तने होते हैं। यहां पर क्या रखा है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया कितने हो गए 324, और 324 तिया क्या हो गए 972। लो जी, रीजनिंग वालों की भी मैंने टेंशन खत्म कर दी, सबके कैरियर खतरे में डाल दूंगा। आई एम द डेंजर पर्सन, डाल दूंगा खतरे में कैरियर सबके। देखो कुछ भी नहीं है, कितना सरल श्रृंखला का क्वेश्चन है। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया 324 तिया 972, सबके क्वेश्चन, सबके जिंदगी खराब कर दूंगा मैं। लो जी, मेरा एक और क्वेश्चन आ गया। क्यूबा की राजधानी क्या हो जाती है, हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या हो जाती है, हवाना। कहते पेपर मुझसे पूछ के बनाया है क्या, पेपर बनाने वाले एआई। त्रिपिटक के किस भाग में भगवान गौतम बुद्ध जी की पारंपरिक शिक्षा, सुत्त पिटक, पारंपरिक शिक्षाओं की बात हो रही है, तो याद रखिएगा मेरे विचार में इसका उत्तर सुत्त पिटक आना चाहिए। उपदेश, उनकी शिक्षा, क्योंकि विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम और अभिधम्म पिटक ये बुद्ध धर्म का दर्शन शास्त्र। और एक केवलादेव भरतपुर राजस्थान, केवलादेव भरतपुर राजस्थान, केवलादेव का पूछ लिया भरतपुर राजस्थान। चलिए डीआई पर बाद में आऊंगा, टाइम लग जाएगा, नहीं तो वे एक साथ तुम्हारे डीआई को भी सॉल्व कर देंगे। डीआई भी ये कहेगी आई एम सॉरी बाबू। लो जी, मार्च आ गया, मार्च अपने मध्य प्रदेश का। कितनी बार आपको ये चीज पढ़ाई जाती है कि मार्च कहां की थिएटर आर्ट है, ये मध्य प्रदेश की थिएटर आर्ट है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया, सुअर बना दिया पेपर का। माय गॉड, पेपर इज खत्म, पेपर सुअर पेपर एकदम। विकास का एलपीजी मॉडल आप सभी जानते हैं 1991 में भाई जो नए सुधार लागू हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, गुरुजी हो गए, गुरुजी ने धुआं उड़ा दिया बिल्कुल साफ साफ। चमगादड़, तोता, कौवा, कबूतर,
तो जाहिर सी बात है तोता कौवा कबूतर पक्षी है। और अरे गुरुजी आई एम वेरी मच, मुझे जानकारी है चमगादड़। चलिए, प्रश्न काल और दिन के एजेंडी के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? देखिए, प्रश्न काल के तुरंत बाद जो होता है वो सती शून्य काल होता है। क्या होता है? जो प्रश्न काल के तुरंत काल होता है वो शून्य काल होता है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे परम गुरुजी ने क्वेश्चन कराया है। लेकिन अगर तुम शेयर नहीं करोगे ये सब सुन के भी, तो आज रात को तुम्हारे सपने में सांप आएगा, सांप, और डस लेगा सपने में। तो एक इसमें मतलब यार तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? सब गुरुजी ने पढ़ाया हुआ है। कहोगे तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये तो मैंने बहुत ही प्यार से तुम्हें पढ़ाया है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र, मेरे विचार में इसका उत्तर नेपाल होना चाहिए। पर मॉरिशस भी इसका एक उत्तर होता है, क्योंकि नेपाल, इसलिए नेपाल हमारा ज्यादा मित्र है। तो चलिए मॉरिशस याद रखिएगा। मॉरिशस में पहला, हड़प्पा में किसका पता नहीं था? लोहे का पता नहीं था। लोहा तो बहुत बाद में जाके खोजा गया है। पूछा कौन सा उपयोग, धातु उपयोग नहीं की गई थी? वेग सर, ये तो बहुत ही अच्छे इंसान हो आप। चलिए कोई बात नहीं। कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन? तो देखिए, भूजल की समस्या से जूझ रहा है आजकल पंजाब। भूजल की समस्या से इनमें से कौन जूझ रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपसे बताता हूं बच्चों को कि हरित क्रांति में जो गेहूं और चावल का उत्पादन हुआ उसमें सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता हुई। तो ये जो राज्य है अपना पंजाब, ये लैंड जो इसका एक ग्राउंड वाटर क्राइसिस है उससे भी बहुत ज्यादा जूझ रहा है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 1900, और सुनो तुरंत के तुरंत आईसीओ मॉन्ट्रियल कनाडा तुरंत के तुरंत उत्तर दे रहा है तुम्हारा भैया। देखो कोई वो नहीं है, तुरंत के तुरंत लाइव उत्तर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन, ये उत्तर तुरंत पीस दे रहे हैं। याद रखिए आईसीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। मेरे दोस्त मित्र लोग भी सोच रहे होंगे, हमारे बाकी शिक्षक, अरे गुरुजी क्या कतई हमें भी कुछ मौका दे दो। नहीं दूंगा। 27 सितंबर, असंभव, असंभव, वर्ल्ड टूरिज्म डे, असंभव। कहा देश में एक से अधिक स्तर संघवाद कहेंगे, संघवाद। गुरुजी के आगे कुछ नहीं टिकेगा। आज केवल गुरुजी का दिन है। एक से ज्यादा संघवाद, संघवाद मत करो सर्च, तुम्हारा भाई जिंदा है अभी। लो, भूमि के साथ कितने देश? 7। अरे पहला ही क्वेश्चन है परसों की क्लास का, पहला ही क्वेश्चन है परसों की क्लास का। ओ माय गॉड विवेक, शाबाश। 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार, देखो चाहूं तो मैं इसको हटा सकता हूं। कैसे हटा सकता हूं? देवेंद्र झाझरिया पैरा तैराकी के नहीं है, देवेंद्र झाझरिया साहब। फिर बचे मरियप्पन थंगावेलू, तो मरियप्पन थंगावेलू भी दूसरे खेल से संबंधित है। अब आ गया 37 में 2 ऑप्शन बचे, मुरलीकांत, राजाराम पेटकर और शरद कुमार। तो याद रखिएगा इसमें कह रखा है कि 5 में से कोई, मतलब जो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि पैरा तैराकी के लिए सुयस करके एक नाम को मिला था। एक से ज्यादा भी हो सकता है। लाइफ टाइम वाला पूछा है, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसको देख लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी से जुड़ा प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 24 तीर्थंकर हुए, 23वें याद रखिएगा तो कौन रहे हैं? पार्श्वनाथ जी। तो ऐसे समझो बगल से, पार्श्व से सांप निकल गया, ऐसे याद कर लेना। सांप इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अभ्यास साइक्लोन 2025, अभ्यास साइक्लोन, ये तो मुझे खूब याद है कि अभी मैं कल परसों को क्लास देख रहा था अपनी करंट अफेयर की, तो इसको, तो अभ्यास साइक्लोन किसके साथ है? ये भैया मिस्र के साथ है। किसके साथ है? मिस्र के साथ। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, और बांग्लादेश में यमुना जी कहा जाता है। किसी संख्या में से आधे घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं, तो आपको 1/8 मिलता है। अब इसका मैं तुरंत उत्तर दे दूंगा, तुम फिर कहोगे रे गुरुजी इतने उत्तर क्यों दे रहे हो मैं इसमें। चलिए, शरीर की मुद्रा और संतुलन, आपको जो आपने देखा होगा शराबी कैसे चलता है? शराबी चलता है, 2 घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। तो उसके जो मुद्रा है, उसका जो चलन है, वो शराब के नशे में गड़बड़ा जाता है, क्योंकि शराब इस पर असर करती है। समझो, उसको गहरा दिखाई देने लगता है, जहां समतल होता है वहां गहरा। तो यही है, याद रखिएगा, सेरिबेलम, सेरिबेलम, बेबरम नहीं बेटा, सेरिबेलम, सेरिबेलम। फिर आ जाता भैया धन विधेयक के संबंध में, देख लो पूरा एआई का क्वेश्चन है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
अनुच्छेद 110, ये सब डीआई के क्वेश्चन आ गए, ये सब डीआई के क्वेश्चन। अमित सुमित की आयु आ गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देखो अभी तो पहले तो ये जो था ये 1986 में था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अगर ये पुरानी की बात आए तो 1986, 2019 में एक नया आया, इसके स्थान पर 2019 में एक नया आया। तो इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, चैलेंज कर सकते हो। वैसे 1986 था पहले, लेकिन इसके स्थान पर 2019 में नया कंज्यूमर कानून आया है। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख, तो ये साथी याद रखिएगा, जो सुदर्शन झील थी ये सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनी थी। इससे तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए 9 जनवरी को आप सभी जानते, ये साथी उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहां पर भैया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। फिर आ जाता है आपका यहां पर कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है? तो आप जानते हैं मैंग्रोव वन जो होते, भाई मैंग्रोव वन खारे पानी के अनुरूप है। सर देख रहे हो, सामने सामने सॉल्व कर रहा हूं, कोई ये नहीं कह सकता सामने सामने। एक रे इजी नहीं है। और क्या पेपर आएगा तुम्हारे लिए? शारीरिक अशुद्ध शब्द है, इसकी शुद्ध स्पेलिंग बताओ। शरीर प्लस एक शारीरिक, ये बिल्कुल सही है भाई। शा री और रिक हो गया शारीरिक। डंडा का क्या बन जाएगा? तत्सम दंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दंड। ये बताइए कश्मीरी सेब कहानी के लेखक, तो सेब कैसा? कश्मीरी। अच्छे से याद रखेगा, इसमें मुंशी प्रेमचंद जी को इस कहानी का लेखक माना गया है। इस कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहते हैं भाई। जो विशेषण की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? विशेषण की विशेषता, उसे प्रविशेषण कहेंगे। उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ। अब इसको सॉल्व करेंगे आते हुए, अब इसको सॉल्व करेंगे गद्यांश को। इसके बाद में हम लोग साथी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है बताइए। हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वैसे आप देखोगे हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान रीढ़ कहोगे तो एक प्रकार से कृषि ही कही जानी चाहिए। अगर रीढ़ की बात आ जाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से बैकबोन क्या है? बात बेटा मैंने कहा था कि एक दो तो मैंने हटा ही दिए थे, करंट में इतनी टेंशन नहीं लेते, क्योंकि मैं तो लाइव देख रहा हूं ना, ऐसे थोड़ी ना आधे घंटे बाद सॉल्व करके आऊंगा। कौन सा था वो क्वेश्चन? 34 में लोग कह रहे हैं इसके एक मुरलीकांत साहब है। मुरलीकांत, अरे यार चंदू चैंपियन क्वेश्चन से तुम्हें याद होना चाहिए था, मैं ही भूल गया। लो चंदू चैंपियन से याद होना चाहिए था। ये जो मुरलीकांत साहब थे ना, ये चंदू चैंपियन वाले थे। अब याद आई क्वेश्चन, पैरा तैराकी के लिए जो मिला है ना, ये चंदू चैंपियन की कहानी नहीं के ऊपर है। अब याद आ गया मुझे, चंदू चैंपियन फिल्म है ना, चैंपियन चंदू नहीं, अब चंदू चैंपियन है, वो वाली इन्हीं के ऊपर थी। चलिए देखो क्या होता है बच्चा, लाइव में आपके ऊपर एक दिमाग पे वो भी रहता है कि यार कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो आधी चीजों को वैसे दिमाग में। तो मेरे विचार में रीढ़ की बात हो रही है, रीढ़ की। हालांकि देखो सबसे ज्यादा जो भारत की सेवा क्षेत्र है, हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नौकरी देती है वो एग्रीकल्चर देती है, जो सहारा देती है जनता को। तो इस वजह से मेरे विचार में कृषि होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, जो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस होता है 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस होता है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की आपसे डेट पूछी है, तो ये 2023 में याद रखिएगा, 2023 में 9 अप्रैल को इसका गठन किया गया है। 9 अप्रैल 2023 को बिग कैट अलायंस का गठन किया गया है। उसके बाद में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इसके लेखक आपसे पूछे, मेरे विचार में आरसी दत्त साहब इसके लेखक होने चाहिए। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके जो पुस्तक है, तो आरसी दत्त साहब इसके लेखक होने चाहिए। तो इसके बाद में आ जाता भैया आपका यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हुई थी। ये तो बहुत ही सी क्वेश्चन है बाबू। उसके बाद में यहां पर आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है तालिका वाला। फिर यहां पर
ये डीआई के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये डीआई चल रहा है, यहां भी डीआई चल रहा है। उसके बाद में प्रकाश, ये आ जाता है आपका क्वेश्चन साइंस से। प्राकृतिक गैस के जलने को एक साथी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? जब सीएनजी जलती है ऊष्मा निकलती है ना, क्योंकि याद रखिएगा ये, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस अभिक्रिया में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलेगी तो एक्सोथर्मिक। साइंस भी मेरी ठीक ठाक है बाबू। 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरेक्टर अकिंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल, मतलब इन्होंने क्या किया 2024 में 26 दिसंबर को? तो याद रखिएगा बायरेक्टर, ये किसने किया है? तुर्की ने किया है। किसने किया है? तुर्की ने किया है। तुर्की, इसने पाकिस्तान का साथ भी दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, याद हो तो। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, विभवांतर मापने के लिए यह साथी वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। यह किसका प्रयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इतनी जल्दी जल्दी देख रहे हो कैसे कैसे मैं खटाखट उत्तर दे रहा हूं। तो चलिए भैया, मनीष सिंघल को इनमें से 1 जनवरी 2025 किसका साथी? तो याद रखिएगा ये हो जाते एसोचैम का अध्यक्ष। मनीष सिंघल किसके अध्यक्ष बने? एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं। यहां पर भैया आपका ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अंग्रेजी का क्वेश्चन आ गया है, इसको भी हम लोग खींच देंगे। आई सेड द टीचर लाइक्स मी, तो इसको भैया इनडायरेक्ट में बनाना है। आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। अच्छा, इसको सर गुरुजी बताएंगे। इतना होता तो मैं वो बन जाता, क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे। अनुच्छेद 57 में आप सभी जानते हैं 58 में क्वालिफिकेशन हो जाती है, 56 में कार्यकाल राष्ट्रपति साहब का। तो 57 में किसके विषय में? कि कोई व्यक्ति जो देश के रूप में पद धारण करता है उस पर पुनः चुनाव, तो राष्ट्रपति है भाई। अनुच्छेद 57 किससे? राष्ट्रपति। फिर क्या रखा है? 1983 क्रिकेट विश्व कप में फाइनल में हमने वेस्ट इंडीज को हराया था। किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। बिल्कुल सही। भारत ने, कितना महान क्षण था। कुल कितने पद्म पुरस्कारों की स्थापना हुई? जिसमें एक युगल मामला, पद्म मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री मिला के याद रखिएगा कुल 139 की। कितनों की भैया? 139 की। कितनों की? 139 की। किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को बाल्कनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्कनीकरण कहते हैं। कि आप किसी देश का इस प्रकार से विभाजन कर दो, छोटे छोटे हिस्से बन जाए, आपस में दुश्मनी, जैसे यूरोप में हुआ था। आरबीआई तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए इसमें किसमें शुरू हुआ है? तो मेरे विचार में प्रोजेक्ट जो नेक्सस करके है, इसमें बहुत चर्चा रही थी। इसमें हमारा आरबीआई शामिल रहा है बॉर्डर पार भुगतान के लिए। सुकेत की 3 बेटियां, भारत छोड़ो प्रस्ताव आप सभी जानते हैं कब पारित किया गया था? अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मीटिंग हुई थी ना सर। वो कह रखा है 2 एम्पीयर विद्युत धारा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले से ही, बिल्कुल पहले जैसे। एक आध क्वेश्चन इधर उधर मान लो, अन्यथा कुछ क्वेश्चनों का उत्तर तो सीधा सीधा आ रहा होगा। तो पूरा का पूरा क्लास देख के जाया करो। 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर इक्वल टू IR हो जाता है। तो विभवांतर कितना है? 0.1 वोल्ट। एम्पियर कितना है? तो आप कहोगे सर इसमें 0/1/20 0.05 आना चाहिए सर। 0.05 ओम आपका बिल्कुल सही है। 0.05 ओम आपका बिल्कुल सही है। अरे सर ये तो हमें हल्के में लेते थे। रसिया गीत कहां जाते हैं? रसिया जो गाए जाते भैया अपने उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं। रसिया कहां पर गाए जाते हैं? अपने यूपी में गाए जाते हैं। यूपी हरियाणा में रसिया। आज अब ऐसे रसिया याद नहीं आ रहा, नहीं तो गा देता। अर्थ भारतीय संविधान के अनुसार 243 क्यू, जाहिर सी बात है 243 क्यू, ये सब किससे जुड़े हैं? ग्राम पंचायत से या नगर पालिका से। अब यहां पर एक बहुत पॉइंट ध्यान देना है, क्यू आ गया। क्या आ गया? क्यू। तो क्यू साथी नगर पालिका से शुरू हो जाता है। समझे मेरी बात? म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित, यही आपको खोपड़ी में लगाना था। जस्टिन ट्रूडो आप सभी जानते, इस क्वेश्चन को भी बताओ, पूछने की जरूरत थी। कनाडा, हमारी खूब, हमारे मोदी जी की खूब लड़ाई भिड़ाई हुई थी, मुंह जुबानी।
चलिए, कनाडा था ना जस्टिन ट्रूडो। चलिए, इंडियन ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये किसकी किताब है? ये जाहिर सी बात है कि ये अर्थशास्त्र की विदेशी की किसी की किताब है, क्योंकि इसने इकोनॉमिक्स के जो गूढ़ रहस्य होते हैं उन पर यह किताब लिखी है। कॉलिन क्राक की और भी थ्योरी है कुछ, ठीक है भैया। उसके बाद में यहां पे आपको दे रखा है, जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है, और तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान अगर ऊर्जा अवशोषित हुई तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम होगा या तापमान बढ़ेगा। तो यहां पर कह रखे टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर व्हेन अ केमिकल रिएक्शन एब्सॉर्ब हीट एनर्जी, तो भैया इसमें तापमान बढ़ जाता है क्योंकि वो हीट को एब्सॉर्ब कर रही है, हीट को एब्सॉर्ब कर रही है। और सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता, तो अच्छे से याद रखिएगा, ये रास बिहारी बोस जी ने सौंपी थी। किसने? रास बिहारी बोस जी की भी स्पेलिंग इन्होंने अंग्रेजी में गलती कर दी। अब इस तरीके से यहां पर ये कुछ क्वेश्चन हुए। एक बार में अंग्रेजी वाले क्वेश्चनों का, अच्छा हिंदी वालों को और देख लेता हूं। हिंदी के जो गद्यांश के क्वेश्चन है इनको एक बार और देख लेता हूं। यहां पर क्या रखा है, ये तो और भी आसान है, नॉर्मल देखें तो पेपर बहुत आसान आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन तुम्हें ना आते हो, मैं तो कह रहा हूं 30 ना आते हो छोड़ दो, 30 तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर तुम ये कहो कि अरे माय गॉड ये नहीं होगा, तो मैंने तो देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन को देखने पढ़ते पढ़ते उत्तर आ गया। कम से कम 70-80% ऐसे क्वेश्चन थे जो देखते उत्तर आ रहा था। कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। या धृतराष्ट्र की जकड़ते अंदर धृतराष्ट्र से टटोलते हुए पूछा, कहां है भीम? बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं और कुचल दूं। जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया, हालांकि कुचल दूं इसमें है नहीं, मैंने अपने से बोला, तो उन्होंने प्राणघाती सिरे से उसको जकड़कर चूर कर डाला, चूर चूर। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। अंकवार मतलब गले में हम अलग खड़े देखते रहते हैं, कैसे क्या में गले मिला, क्या मुझे उसने समेटकर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, असंभव। मैंने अपना पुतला ही उससे दिया, पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि क्या अपनी ससुराल आया और गे के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे, ये मुझे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सा तो नहीं लग रहा, गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निसंदेह निस्नेह कंटीली दहे उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उससे मालूम होता कि वे नाग फनी को गले से चिपटाए। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए, पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा, अभिनय माने एक्टिंग, उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़ नैनों से छलकाता असीम इसने और इसने सिक्त वाणी बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरे, एकदम तुमसे मिलने चलाया, जैसे आत्मा का एक खंड माई टुकड़ा दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला, ओ माय गॉड, कल का आया है, मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं, उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे ही हैं, वे अगर बंबई जा रहे तो उनसे पूछे, वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूं। ओ माय गॉड, बड़ा झूठा आदमी है। पिछली रात उनके मित्र ने कै के बारे में क्या कहा था? तो पिछली रात कै के बारे में उनके मित्र ने कहा कि भाई कै ने गे के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। तो मेरे विचार में बिल्कुल सही है, निंदा की थी। लेखक जी के एक रिश्तेदार बंबई जा रहे थे और उनसे पूछा तो वे क्या कहेंगे? कलकत्ता जा रहा हूं। बताओ इतना सरल भी होता है क्या? पिछली रात कै कहां पर आए हो? तो अपनी ससुराल। अरे यार, अरे छी है भाई यूपी SSC वालों, छी तुम पे। अरे क्या कर दिया तुमने इतना सरल पेपर बना के। पिछली रात कै कहां पर आया हुआ था? अपनी ससुराल में। जब कै ने लेखक जी को अपनी बाहों में जकड़ा तो उसे कैसे, किस तरह का एहसास हुआ कि किसी ने धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। देख रहे हो, जब कै लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया? उसको लेखक जी ने, याद रखिएगा, उसको शरीर से अपने मन को खिसकाकर कटीली देह को उसके गले लग गए, मतलब कहने का अर्थ है। फिर आ जाता है सैन्य संचालक और राणा का प्रतिनिधित्व करने वाले महारावत भाग सिंह की तलवार धूप में दामनी माने बिजली सी चमकी और वे गरज उठे, हम बादशाह का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास बड़ी सेना है।
ऐसी स्थिति में हमें केसरिया बाना पहन लेना चाहिए और दुर्ग की वीर ललना मानी स्त्रियों को जौहर व्रत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सुनते ही हाड़ी राणा ने सगर्व कहा, हम जौहर करेंगी। कोई भी शत्रु हमारे नारीत्व सतीत्व को कलंकित करे, इससे पहले हम मरना ठीक समझेंगी। तो उसके बाद में आ जाता भैया, पूरा पढ़ लेते। अरे अरे बहुत लंबा है। तो महारावत तथा अन्य सरदारों को इससे संतोष हुआ और वे निश्चित हो गए। उन्होंने केसरिया बाना पहन लिया। वीर लल्लाओं ने अग्निकुंड में बारूद तथा आग को प्रज्वलित करने वाली दूसरी सामग्रियां डाली। कितना दारुण दृश्य था। हजारों नारी और कुंवारी कन्याएं। एक कुंवारी कन्या ने कहा, मासा हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करती हैं? मर्यादा की रक्षा के लिए। क्या हम युद्ध करते हुए नहीं मर सकती? उस नारी ने अहंकार से कहा, मर सकती है, छत्राणी का धर्म भी युद्ध करते हुए मरना है, त्याग ही उनका गौरव है, पर उसमें जीवित रूप में पकड़े जाने का भी अंदेशा है। तब ओह कुंवारी कन्या ने कहा, मर्यादा से तो मृत्यु भली है, इसलिए मासा हम सब अपनी आन पर उत्सर्ग हो। उत्सर्ग मतलब अपनी देह त्याग करें। उसके बाद में भी आ जाता है, एक युवती एक रानी से पूछ रही थी, इस युद्ध को बंद करा दीजिए। यह युद्ध कितना भयंकर होता है, कितना विभत्स होता है, इसमें कितनी घृणा है। क्या मनुष्य प्रेम से नहीं रह सकता? युद्ध अपने स्थान पर श्रेष्ठ लगता है और प्रेम अपने स्थान पर। आज चित्तौड़ पर विपत्ति आई हुई है, उसकी मान मर्यादा के गौरव को खतरा है। ऐसे समय प्रेम की बात या युद्ध बंद करने की बात हास्यास्पद लगती है। अभी सब युद्ध की बात करो, शत्रु संहार की बात करो, उत्सर्ग की बात करो, हम जौहर व्रत करके अपने नरसिंहों को निश्चित करा देंगी। इस प्रकार से साथियों ये पूरा का पूरा यहां पर आया। ये गद्यांश से क्वेश्चन है कि सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध में जाने की बात करते हैं? तो याद रखेगा केसरिया बाना। क्या पहनकर? केसरिया बाना पहनकर युद्ध में जाने की यहां पर बात हो रही है। फिर आगे पूछा, हम युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है। एक कुंवारी कन्या ने अपनी मां से कहा, ठीक है भैया। एक युवती ने रानी से है, एक युवती ने रानी से, ठीक है। कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों भली मानती है? तो अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालात होगी उससे बचने के लिए। चलिए, महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ कि जब हाड़ी रानी गर्व से जौहर के लिए तैयार हो जाती है, तो जब वो जौहर के लिए तैयार हो गई तो उन्हें संतोष हुआ। एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी मां से क्या पूछती है कि हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं? तो एक युवती पूछ रही है अपनी रानी से और एक कुंवारी कन्या पूछ रही है मां से। दो तरीके के क्वेश्चन यहां पर हैं। इस प्रकार साथी आ जाता है। अंग्रेजी का भी मैं कराई देता हूं। फिर कहोगे कि गुरुजी अंग्रेजी क्यों छोड़ दी? अंग्रेजी को नहीं छोड़ेंगे, अंग्रेजी इज वेरी खराब लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांसेस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो विद्युत वाहनों के ऊपर यह कुछ दे रखा है। ईवी हैव गेन पॉपुलैरिटी एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड कार, कि जो पेट्रोल के ऊपर ये इनको एक प्रकार से परंपरागत पेट्रोल कारों पर इनको पॉपुलैरिटी मिल गई है। एनवायरमेंट के बेनिफिट भी है, जैसे कि पोल्यूशन कम हो जाता है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो जाता है। ये सारी की सारी बात बता रखी है। मेनी कंट्री इन्वेस्ट कर रही है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग वगैरह में टू सपोर्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों कर रही है? जिससे कि लोग ईवी को अडॉप्ट कर सके। जो साथी आपके ये व्हीकल है बैटरी चालित, इनको लोग खरीद सके। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नहीं आता? ये तेल के कुएं नहीं आते, तेल के कुएं नहीं आते। कौन आता है ये पूछा है। अच्छा, क्या आता है? तो याद रखिएगा चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन। फिर पूछा, आई सेड द टीचर लाइक्स मी, आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। ओ माय गॉड, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर यहां पर और भी कुछ क्वेश्चन होंगे अंग्रेजी माता के, तो चलिए ध्यान देंगे। कह रखा है सिनोनियम मैं ही बताऊंगा, इसका उत्तर केवल मैं बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा। एडमायर का मतलब क्या होता है? आप किसी को प्रेज करते हो। जैसे मैं आपको एडमायर कर रहा हूं तो मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। एडमायर का अर्थ क्या हो जाता है? प्रेज करना। विंडोज आर ओपन, आरंट दे, मेरे विचार में। तो याद रखिएगा ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन टेक्स्ट करके होता है टॉपिक, वहां से क्वेश्चन आया है। अब सीडीएस 13 बार एसएसबी दिया है, 13 बार एसएसबी हल्के में ले रहे हो। अंग्रेजी में मैं ऐसा था, माई इंग्लिश वॉज वेरी गुड बट व्हेन आई चूज टू टीच हिंदी माई इंग्लिश बिकेम वर्स्ट, बिकम वर्स्ट। चलिए, नहीं तो एक जमाने में आई टॉक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश, आई ड्रिंक इंग्लिश, और सुबह सुबह इन पैखाना आई इंग्लिश। चलिए भैया, अंग्रेजी से मेरा पुराना नाता है।
तो अब आ जाते हैं कौन, रीजनिंग वाले गुरुजी आएंगे, उसके बाद में हम कोई अपने प्रिय गुरुजी से डीआई सॉल्व कराएंगे। हालांकि मैं डीआई भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ी ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता दुनिया में। एक 99 में भी कुछ गड़बड़ हो गई है मेरा, वो करवाएंगे, क्या बोलते हैं, बेइज्जती करवाएंगे। सी, टेम्परेचर फॉल्स, सी होना चाहिए। ऊर्जा, तापमान गिरता है, मिक्सचर, अच्छा टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर का तापमान घटेगा ना, मगर मिक्सचर का तापमान तो बढ़ेगा ना। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर का तापमान घटेगा, मिक्सचर का तापमान बढ़ेगा। मिक्सचर का तापमान बढ़ेगा। गुरुजी कह रहे हैं साइंस वाले इन पे चलते, हालांकि कुछ लोग सी बता रहे, पर इसमें बहुत बड़ी वो एक रिसर्च की आवश्यकता है कि इसमें तापमान घटेगा, तापमान बढ़ेगा। इसके ऊपर हम लोग रिसर्च करके आएंगे, ठीक है। चलिए अब साथियों, हमारे यहां पे गुरुजी लोग आ गए हैं जो अपने अपने क्वेश्चन का सॉल्व कराएंगे, मैथ्स वगैरह के और बाकी रीजनिंग वगैरह के। जी सर, बहुत बढ़िया सा पेपर आया है, बहुत आराम से। तो आप सभी लोग, और रात को भी क्लासेस हैं, अभी 7 बजे से है, फिर रात को 9 बजे से है, उन सब क्लासेस को लीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। जी सर, धन्यवाद सर। और देखिए भाई, सर तो बिल्कुल भाई ऑलराउंडर है, ये तो मान लो भाई, हम लोग तो बस ना आए तो भी काम चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन चलिए, हम फिर भी आपको अपने रीजनिंग के सवालों को फटाफट में दोस्तों बस 5 मिनट में बता खत्म कर दूंगा। कोई ज्यादा सवाल है नहीं, 5-6 सवाल है, और फटाफट देख लो, एक बार एक नजर फटाफट मार लो सब पे, है ना, सारे सवालों पे। तो चलो भाई, तीसरे नंबर से मैं शुरू कर दे रहा हूं। यहां ध्यान देना, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, सब लोग चेक करिएगा बच्चों। यहां पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक संख्या ऐसी है जो अभाज्य नहीं है। तो मेरे भाइयों ध्यान देना, अभाज्य संख्या वही होती है जो कि केवल और केवल स्वयं से कटे और किसी संख्या से डिवाइड ना हो मेरे बच्चों, है ना। सवाल क्लियर दिख रहा है ना, एक बार क्लियर कर देना बच्चों, वैसे मेरे हिसाब से क्लियर होगा। तो देखिए, यहां पर 53 भी एक अभाज्य है, 47 भी एक अभाज्य है, लेकिन 57 देखिए ये 19 से डिवाइड हो जाएगी। 19 दूना 38 और 19 तिया 57, और इस वजह से आपका ये सी ऑप्शन यहां पर सबसे अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 7वां नंबर। मैंने देखा था सर ने वैसे बताया है उसको, लेकिन आइए फिर भी मैं एक बार आप सबको क्लियर कर दे रहा हूं अपनी तरफ से। चलिएगा बच्चों, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, सीरीज वाला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। देख रहे हो आप लोग, देखिएगा यहां पर सीरीज में अगर देख रहे हो तो 4 है, 12 है, 36 है, 108 है, 324 है। हमें बताना है अगला क्या होगा मेरे भाइयों, है ना, हमें बताना है अगला क्या होगा। देखो यहां पर 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया 324, यहां 3 का गुणा कर दो, 972 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन को लॉक कर देना। डी ऑप्शन आपका, ये भी बिल्कुल मतलब प्रैक्टिस के ही सवाल चल रहे हैं बच्चों, ये जान लो। इसके बाद हमारा कौन सा है, 18वां नंबर। आइए 18वें नंबर पे चलते हैं, एक बार देखा जाए भाई। 18वां नंबर एक क्लासिफिकेशन का सवाल है, और इसको आप सब लोग अच्छे से एकदम पहचान भी रहे हो, वैसे बीच में मैंने हिंट करवा दिया था सर से आपको, है ना। देखिए यहां अगर देखा जाए तो निम्न में से भिन्न को चुनना था। चमगादड़ है, तोता है, कौवा है, कबूतर है, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, बाकी सभी में से कोई भी स्तनपायी जीव नहीं है। चमगादड़ जो होता है ये एक स्तनपायी जीव है, और इस वजह से ये समूह से अलग है, स्तनपायी जीव है, इस वजह से ये सबसे अलग है। और इसके बाद हमारा अगला सवाल है 46 नंबर। आइए बच्चों 46 की ओर चलते हैं। 46 वाला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा और आगे जाना है, 42 हो गया, 46 ये रहा। देखिए ऑर्डर टेस्टिंग का सवाल है ये सवाल देखिएगा तो हम क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला प्रश्न अमित और सुमित की आयु के समान है। देखो अमित और सुमित सेम एज के हैं, अमित और सुमित जो हैं ये सेम एज के हैं बच्चों, क्योंकि वे जुड़वा हैं। ऋचा जो है वो सुमित से छोटी है, तो ऋचा को यहां रखिएगा। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, ज्योत्सना को यहां लगा देना है। देखिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूं फटाक से, बहुत छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन सौरभ से बड़ी है, यानी ऋचा के नीचे सौरभ है, ये हो गया, ठीक है ना। तो हमें बताना है, अच्छा देखो सुमित ज्योत्सना से छोटा है, तो सुमित ज्योत्सना से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है बच्चों, तो चेक कर लो यहां पर सबसे बड़ा कौन दिखाया जा रहा है, ज्योत्सना, यानी कि सी ऑप्शन को आप टिक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अब चलते हैं, लास्ट के 2 सवाल हैं 90 के आसपास हैं, है ना। तो आइए मैं 90 नंबर पे चलता हूं पहले। 91 अगर देखा जाए तो 83 यहां हो गया, 87 है, और हाँ यहां पर होगा 91। आइए बच्चों देख लीजिए बेटा, यहां पे ये रहा। ये सवाल ना केवल मेंटल एबिलिटी का सवाल था, मतलब कह सकते हो कुछ नहीं था, बस तुम्हें समझना है। इसने कहा है देखो
सुकेत की 3 बेटियां हैं, मतलब ये हो गया सुकेत और इसकी 3 बेटियां कही गई हैं। ध्यान देना, इसकी 3 बेटियां हैं यहां पर और तीनों का एक एक भाई है, तीनों का एक एक भाई है। तो क्या तीनों का भाई अलग अलग होगा? अगर सबका एक एक भाई बनाओगे तो टोटल 3 भाई हो जाएंगे। तो एक एक भाई है, मतलब बस एक ही लड़का है इनका। देखिए सुकेत का केवल एक लड़का है, तभी जाके देखिए ये सबका भाई है, इसका भी भाई, इसका भी भाई, इसका भाई, तो सबका एक ही एक भाई है। तो पूछा गया है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो एक पुरुष ये हो गया और एक पुरुष सुकेत हो गया। तो अगर कहा जाए तो टोटल मिला के 2 लोग हैं, एक सुकेत खुद और एक उसका लड़का है ना। बाकी तीनों बेटियां हैं और तीनों का एक एक भाई है, मतलब वो भाई कॉमन है तीनों में, है ना। तो वो हो गया। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, राखी बांधना होगा तो तीनों कितनी राखियां खरीदेंगी? एक ही राखी खरीदेगी ना, तीनों एक एक खरीदेंगी और तीनों आके उसको बांधेंगी, तो तीनों का एक एक भाई हो गया। यही आपका जवाब है। आइए बच्चों 96 की ओर चलते हैं। 96 इसके पहले वाले पेज में होगा। आइए बस हो गया, ये लास्ट सवाल है हमारा। अब 96 हाँ नहीं सॉरी 98 है, माफ करिएगा 98 है, यानी कि वो यहीं पर है। ये रहा, देखिए ये रहा एक सवाल आपके सामने, मिलाइएगा बच्चों इसको जरा। देखो बच्चा चेक कर लो भैया, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितना कोण बनाएगी? देखो भैया मिनट की सुई 1 घंटे में 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये बताओ 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट मतलब हो गया, देखो 2 घंटे का मतलब 120 मिनट ये हो गया, 20 मिनट यहां से निकल गया मेरे भाई, टोटल मिलाकर कितना हो गया 140 मिनट। और 1 मिनट में इतना है तो बस 140 में 6 का गुणा कर दो, 840 आ जाएगा और यही तुम्हारा आंसर है। 840 डिग्री को टिक मार दो, यही राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका रीजनिंग के देखिए इसमें 7 सवाल आए थे, 7 सवाल यहां पर रीजनिंग के हैं, वैसे 5 ही कहा गया लेकिन 7 सवाल रीजनिंग के आए हैं और ये मैंने आपको क्लियर कर दिया यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद आगे आपके सामने आपके एक मिनट बच्चों में क्लियर करता हूं कौन आ रहा है। चलिए बस जुड़िए, सॉरी एक मिनट आवाज बंद हो गई थी, ध्यान दीजिएगा। बस अभी तुरंत इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं, फिर मैथ वाले सर आ रहे हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन थे, बढ़िया से मैंने करा दिया, एक एक सवाल कराया गया है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं जो नहीं कराया गया। सारे सवाल आपको प्रैक्टिस में मैराथन में देखिए, सब मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे एक लाइन से, ठीक है। चलिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद बच्चों। देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो मतलब जैसा आपने देखा कि मतलब कोई भी कर सकता था क्वेश्चन, क्वेश्चन इतने आसान थे। अगर आप नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं फिर कमी थी। और दूसरी बात यह है कि क्लास में हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया गया था, कोई ऐसा टाइप नहीं था जो आपको ना पढ़ाया गया हो। बहुत आसान सा है, फिर भी एक बार जल्दी से सॉल्व करवा देते हैं। बाकी तो विवेक गुरुजी आप सभी को सॉल्व करवा ही दिए, लेकिन फिर भी आ जाओ एक अगेन जल्दी से सॉल्व करते हैं हम सभी। देखो क्या है, फर्स्ट पैसेज है, पैसेज से स्टार्टिंग करते हैं अपन। और पैसेज से क्या स्टार्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव गेन्ड पॉपुलरिटी। हमने कहा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना उसे पॉपुलरिटी मिल चुकी है। क्यों 5 मिनट लगेगा अपन को। हैव गेन्ड पॉपुलरिटी एज, क्योंकि एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड कार्स, दे ऑफर एनवायरमेंटल बेनिफिट। ये एनवायरमेंटल बेनिफिट देते हैं भाई, कौन से इलेक्ट्रॉनिक वाले? भाई इलेक्ट्रॉनिक वाले होंगे तो उनसे कोई प्रदूषण नहीं आएगा ना, कोई पोल्यूशन नहीं होने वाला है। सच है जैसे रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस होती हैं एंड लोअर एयर पोल्यूशन। और जो एयर पोल्यूशन है वो नहीं होता है, जो एयर पोल्यूशन है वो नहीं होता है। फिर आगे क्या लिखा गया, मतलब एकदम छोटा सा पैसेज दिया था यार, ठीक है। वही है ना कि यूपी ट्रिपल एस सी मेनी कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर including charging stations to support the widespread adoption of electric vehicles। अब आपसे पूछा जा रहा है ये सवाल में कि which are
वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर? क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं? इन्वेस्ट कर रही हैं ईवी एडॉप्टेशन को सपोर्ट करने के लिए। करेक्ट आंसर नंबर इज, सीधी सी बात लिखा हुआ है लास्ट में, लास्ट के ही दोनों लाइन से, लास्ट के 2 लाइन से ही आंसर क्वेश्चन बन रहे हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ, तो इसमें एक बात टाइप की बात कर रखा है, कौन सा टाइप है? चार्जिंग स्टेशन। कौन सा टाइप है? चार्जिंग स्टेशन। अगेन सवाल है क्या? अगेन क्वेश्चन लिखा गया, क्या सवाल लिखा गया सुनो। आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी, आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पास्ट में है, अगर पास्ट में है तो नेक्स्ट क्लॉज 100% पास्ट में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए, मतलब ये अगर पास्ट में है तो नेक्स्ट पास्ट में होनी चाहिए, मतलब लाइक्ड। तो भाई ये देखो इज लाइकिंग कभी नहीं हो सकता भाई, वाज टेंस अपन को थोड़ी चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही चेंज होगा। देन करेक्ट आंसर नंबर इज 1 एंड 1 विल बी द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस और है, 2 क्वेश्चंस और है। देखो क्या सवाल लिखा गया सुनो, सवाल लिखा गया कि भाई सिनोनिम करना है किस वर्ड का? एडमायर का। एडमायर कहने की बात की जाए तो लॉर्ड या अपलॉर्ड कह सकते हैं, प्रशंसा करना। अगर ये प्रशंसा करने की बात कर रखा है तो ब्लेम एंटोनिम्स हो सकता है, कर्ज एंटोनिम्स हो सकता है, स्टॉप तो कुछ होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर नंबर क्या लगा दो? प्रेस लगा दो। क्या लगा दो? प्रेस, यानी प्रशंसा करना, राइट। अगेन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द विंडोज आर ओपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आर के अकॉर्डिंग आर को लिखो, लिखा आपने। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना लो, आरएंट कर लो, राइट। क्या कर लो? आरएंट कर लो। फिर क्या लिखा गया? विंडोज है, विंडोज के अकॉर्डिंग क्या लगा दो? दे लगा दो। लो आंसर बन गया आरएंट दे। करेक्ट आंसर नंबर इज सी। है ना बहुत आसान सवाल भाई, कितना आसान सवाल है तुम ही बताओ भाई। जितने भी पढ़े थे कोई ऐसा बता दो भाई कुछ ना पढ़ाया गया हो भाई, हर टाइप आपको करवाया गया, हर टाइप आपको करवाया गया और बहुत बेहतर से करवाया गया। कल के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस, एग्जाम देकर के आओ, एग्जाम बढ़िया से जाना देने, एग्जाम अच्छे से जाना। और आज ही आप सभी निकल चुके होंगे, जाइए एग्जाम दीजिए और मजे के साथ एग्जाम दीजिए, बहुत बढ़िया एग्जाम जाएगा। चलो जय हिंद, नेक्स्ट मिलते हैं अपन नेक्स्ट कल। ओके बाय बाय। शरारे मैथ वाले शरारे आप सभी मैथ सॉल्व करें। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक ठीक, आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सॉरी सॉरी बेटा, आवाज आ रही है। तो आप देखेंगे यहां से आपके सामने क्या दिया है, सब लोग फटाफट देखेगा। पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने क्या दिया है, आइए उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। 2 संख्याओं का गुणनफल 1530। अगर 2 संख्याओं का गुणनफल 1530 दिया गया है, उनके एचसीएफ कितने हैं? 15 है मेरे बच्चे। उनका एलसीएम क्या होगा? आप सब लोग जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू का एचसीएफ होता है। 15 से भाग दे दो, 15 1 15, 0 15 दूने 30। आपका आंसर कितना होगा? 102। ये पहला आंसर आपके सामने मैथ्स का, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त कौन सा नंबर है? आइए, कौन सा नंबर? 11। आइए मेरे बच्चे 11 नंबर को हम लोग चेक करते हैं। 11 पे कौन सा सवाल दिया गया है? 11 पे डीआई है। कुछ लोगों को डीआई से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आ जाओ देखते हैं। 11 नंबर ये है। पहले मेरे बच्चे एक बार डीआई को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, इसे आराम से एक बार पढ़िए। पहले आप लोग खूब आराम से देखिए। कहा नीचे दिए गए बारग्राफ, नीचे दिए गए बारग्राफ आप इसे देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। चलिए
निम्नलिखित जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बार अलग अलग 5 दुकानों में बेची गई। ये सब्जी है, देखो गाजर मूली वैसे भी आप लोग खाते हैं, सब्जी है, किलोग्राम की मात्रा में आपको दिया गया। आपने कहा ठीक है। अब यहां पर डेटा क्या दिया बेटा, पहले डेटा देखो। अगर ये कितने दुकानदार, आपने कहा ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है और ई दिया है। इनके अलावा जो यहां पर 2 कलर दिखाई दे रहे बेटा, जो हल्का कलर है आप लोगों को दिख रहा होगा, हल्का कलर आपका गाजर है और जो ब्लैक कलर है वो आपका मूली दिया है। अब हम इसके पहले सवाल को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा 11 नंबर। एक बार इसको आराम देखेगा, सारे क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व होंगे। एफ द्वारा बेचे गए मूली में ए सी डी बेचे गए मूली की मात्रा का औसत है। मेरे बच्चे अगर एफ की बात आप करेंगे, अगर एफ की बात करेंगे तो ए सी डी, ये ए है, ये सी है, ये डी है। ए सी डी में मूली, मूली कौन सा है, ब्लैक वाला। मूली कौन सा, ब्लैक। ए हो गया 432, ए हो गया, सी हो गया 864 और डी कितना मेरे बच्चे 576 दिया। इन सभी के सामने कह रहा है कि इनकी औसत मात्रा है, तो इनको जोड़ लो। आप कहेंगे 432 प्लस में आपके सामने 864 दिया गया है, प्लस में आपके सामने क्या दिया है 576 दिया। अब इन्हें जोड़ लो। कह रहा है एफ द्वारा पूछे कि इनके औसत 4 और 5 के अनुपात। बेटा ये बताओ, पहले इनका औसत निकालो। टोटल का सम कितना होगा, टोटल 6 4 10 10 2 कितना हो जाएगा 12, 7 6 13 13 3 16 1 17 1 5 8 13 4 17 और कितना होगा 18। इनका मेरे बच्चे औसत निकाल लो। 3 से कितना होगा 3 6 3 दूने 6 3 चौके 12 624। अब इसमें करा एफ में बेचे गए मूली और गाजर और 4 अनुपात 5, तो एफ में बेचे गए गाजर की, तो बेटा गाजर हो जाएगा 5 और टोटल कितना होगा 4। 4 से कर दो 4 1 4 2 4 5 20 6 4 गुणे में 5 कर दो, आंसर कितना आएगा 5 6 30 5 25 3 कितना होगा 28 5 1 5 2 7। मेरे बच्चे आंसर कितना है, आप कहेंगे सर 780 आंसर है। कितना आंसर है 780 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पे आ जाओ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 को देखिए। मेरे बच्चे 12 का नंबर देखते हैं, ये क्या दिया गया। अगर 12 नंबर को आप देखेंगे तो आपको यहां से कुछ दिखाई देगा। पढ़िए पहले सवाल पढ़िए। 12 में करा ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा। 12 में करा ए के द्वारा बेचे गए कद्दू की मात्रा। बेटा ए में अगर मैं कद्दू की मात्रा आपसे कहूं, जैसे से डेटा करा वैसे लिखते जाओ, जैसे डेटा करा वैसे लिखते जाओ, बहुत बढ़िया। ए में करा बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा। बेटा ए और बी में ये देखो 432 है, ये देखो 648 है। 432 प्लस 648, आप कहेंगे सर ये हो गया 432 और प्लस में हो गया 648। पहले आप इन्हें जोड़ लो। जोड़ेंगे बेटा क्या मिलेगा 8 2 10 मिलेगा, 4 3 7 1 8 मिलेगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10 होगा। ये कितना आएगा 1080 आएगा। कितना आ जाएगा 1080 आएगा। लेकिन फिर आपके सामने क्या कर रहा है, एक बात उसने कहा ए और बी बेचे गए मूल्य, सी और डी में बेचे गए मूल्य की गाजर की मात्रा। तो बेटा सी और डी में, अगर सी और डी की हम बात करते हैं तो सी और डी में हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे 432, सी में कितना है 432 और यहां डी में कितना है 792। तो 432 और 792 को आप जोड़ दीजिए, ये हो गया 432, ये हो गया 792। इनको आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे 2 और 2 4 मिलेगा, 9 3 12 मिलेगा, 7 4 11 कितना होगा 12 होगा। यही आएगा 12। अब पूछ क्या रहा है, ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। ए में बेची गई कुल सब्जियों की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने अगर ए की बात करोगे तो यहां से 432 हमारे पास दिया गया, पहले इनका अंतर निकालो। अगर मेरे बच्चे इनका अंतर निकालोगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर ये तो हो गया 144। ये कितना हो जाएगा 144। ए में बेचे गए सब्जी कुल मात्रा बता दो, तो मैंने कहा ए में बेचे गए सब्जी की टोटल मात्रा हमारे सामने कितना दिया गया 144 दिया गया है। ये हो गया कितना 432, ये कितना हो गया 576 और ये कितना हो गया 144। सबको जोड़ लेते हैं, तो यहां से मेरे सामने दिया है 576, यहां कितना दिया बेटा ये 432 दिया गया है और दोनों के डिफरेंस आपको कितने दिए गए, तो आप कहेंगे 144 दिया है। इनको जोड़ लो यार, इनको जोड़ लो। 6 2 8 4 कितना होगा 12, 7 3 10 8 14 और एक कितना हो जाएगा 15, 5 4 9 1 10 1 11। आंसर कितना होगा 1152। क्या सहमत हो आप लोग, बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाओ फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इनके अलावा आइए देखते हैं 12 के अलावा बेटा 13 नंबर के सवाल पे आते हैं। 13 नंबर देखो बड़ा आसान सवाल है, ये तो बहुत आसान सवाल है। 13 आप आराम से लगा सकते हैं, 13 आप आराम से लगा सकते हैं। बोलो अगर 13 नंबर की बात करें तो उसने कहा क्या, सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है। सभी दुकानों में गाजर और मूली, तो मेरे बच्चे सबसे पहले आप यहां से करेंगे, सबसे पहले गाजर और मूली कहते नहीं गाजर। अब गाजर कौन कौन सा है, ब्लैक वाला बेटा 432, 648, 864, 576 और ये कितना है 900। सबको आप ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे कितना मिलेगा 3456। बेटा सबको ऐड कर ले, जोड़ लेते हैं। 2 8 10 10 8 14 14 26 20 और 6 कितना होगा, आप कहेंगे 26 हो जाएगा। बचा कितना 2, 3 3 4 7 7 6 13 13 7 20 20 3 23।
23 और 2 कितना, ओह फिर गलती कर दी, 2 8 10 4 14 14 6 20 20 26 6 2 आया, 2 3 5 4 9 9 6 15 15 7 22 22 और कितना है 3, 22 3 कितना हो जाएगा 25, बचा कितना 2। अब हो गया बेटा 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 5 25 25 9 कितना होगा 34। ये कितने की वैल्यू आएगी आपने 3456 आ गया, कितना आ गया मेरे भाई 3456, ठीक है। अब ये 3456 है, दूसरा कितना आएगा गाजर, ये तो हो गया, इसको हटा दो। दूसरा देखो मेरे बच्चे कैरेट, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। ये मैं राउंड क्यों कर रहा हूं, एक तो क्या है ना कि थोड़ा सा अक्षर क्लियर नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही पढ़ने में, मुझे हो रही तो आपको क्या बोलूं। अब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 10 2 12 12 2 14 14 मतलब हो जाएगा 0 4। अगला देखो 7 1 8 8 3 11 11 9 20 20 4 कितना हो जाएगा 24, बचा कितना बेटा 2, 5 2 7 5 12 12 4 16 16 7 23 23 5 कितना हो जाएगा 28। उसने कहा क्या है, पहले पढ़िए, उसने कहा क्या है कि दोनों गाजर मूली की मात्रा में क्या अंतर है मेरे बच्चे। अब इसको घटा दो, अंतर कर दो, 6 से 4 जाएगा 2, 5 से 4 जाएगा 1, 34 से 8 1 6, हमारा आंसर कितना होगा 612। ये इस प्रश्न का आंसर है, समझ में आया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ललकारे रहो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 है, टॉप क्लास। आ जाओ, फिर आपके सामने दिया गया हो गया इसमें, अच्छा 13 नंबर हो गया। अब मेरे दोस्त में आते हैं 14 नंबर पे, और कोई क्या सवाल इसमें, अच्छा इसमें और नहीं, नेक्स्ट आ जाओ। और सवाल है, मैंने कहा बेटा एक भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, गर्दा उड़ा देंगे इनका। 14 पहले अब आप आओ, आपके सामने क्या क्या डेटा दिया, पहले बड़ी समस्या है कि एक पेज पे डेटा नहीं है। बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा, बेटा जितना कर बी और डी में, तो सबसे पहले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लोगों से गलती हो जाती है बेटा, हम लोगों से कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है, तो आप लोग तो स्टूडेंट हो जाता है, कोई बात नहीं। उसने कहा बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा, तो मेरे बच्चे पहले इसका डेटा ले आए, पहले इसका डेटा ले आओ, डेटा इतना याद तो रहता नहीं। ये देखो पहले बी और डी को लाते हैं, आप यहां से देखोगे, देखो आराम से, बी और डी की बात कर रहे हो मेरे बच्चे, बी और डी की, तो आपने कहा ये हो गया बी और डी। सवाल क्या है, बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा, तो बेटा बी और डी ले लेते हैं, अरे बी और डी ले लेते हैं। तो बी और डी में गाजर की मात्रा ये 504 है, और डी में कितना है 792, पढ़िए पहले ये कितना है 792, तो बी और डी में 504 और 792, ये बच्चे हो गए 504 और प्लस में हो गए 792। आइए ये हो गया 504, किसकी मात्रा है, उसने कहा बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा। अब कह रहा ई में बेचे गए सब्जियों की कुल मात्रा। अब ई आ जाओ, ई की बात करते, ई में कितने टोटल है, तो आप कहेंगे ई में हमारे ये हैं, इनको जोड़ो, ये हो जाएगा 6 4 3 कितना होगा 7 9 5 कितना होगा मेरे बच्चे 1476। अब यहां आ जाओ, आपने कहा ई में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1476 हो गया। अब इनको जोड़ लो, 4 2 कितना हो गया 6, 9 का 9 हो जाएगा, 7 5 कितना होगा 12। उसने पूछा क्या, पहले पूछा क्या, आइए देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए अगर आपसे कहा जाए कि अच्छा था ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा, ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा, इसका मतलब आप कहेंगे 1296, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1400 कितना है 1476, और गुड़े में क्या लगा देंगे, आप कहेंगे मेरे बच्चे गुड़े में 100% लगा दो, बस सवाल खत्म, इतना ही करना था। अब ये करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे लगभग अप्रोक्सीमेट से बेटा 14 से 80% ऊपर, यानी लगभग 87.8 जाएगा, अप्रोक्सीमेट में 87.8% जाएगा। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ, अगले सवाल चलते हैं। और कोई सवाल इसमें, चलो एक और बचा है, अच्छा एक और बचा है, इसे देखो 15 की बात करते हैं। अगर आप मेरे बच्चे 15 की बात करते हैं तो आप 15 क्या दिया है, इनको पढ़ो, ये तो बड़ा आसान सा है, ये तो घनघोर बेइज्जती है। पहले 15 को देख लेते हैं, बी और एफ में मेरे बच्चे, बी और एफ में बेचे गए, अच्छा कुछ दिया गया क्या, नहीं ये इसका नहीं है, इसी का है, नहीं इसका नहीं है, अच्छा कुछ छूटा है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, और कोई सवाल है, कितने नंबर पे, नंबरिंग थोड़ा देखना है मुझे भाई, कितने नंबर मेरे बच्चे, आओ 71 पे है, हाँ 71 डी आई है। अब आ जाओ 71 चलते हैं, डी आई छूटने ना पाए मेरे बच्चे, और कौन सा है 71, कहाँ है 71, आ जाओ कहाँ है डी आई 71 पे है, ये कितना है 73, अच्छा हाँ ये पीछे वाला, हाँ ये है डी आई। आओ मेरे दोस्तों आओ, कम ऑन, इसको देखो आप लोग। अच्छा एक सवाल ये मैथ्स का छूटा जा रहा, देखो अगर कुछ छूट जाए बेटा बोल देना आप लोग, अगर छूट जाए तो आप लोग बोल देना कि सर ये वाला छूट गया है, अगर छूटे तो बोल देना। आ जाओ, इसमें करा रूट का 290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है, थोड़ा सा इमेजिन करो, 16 के स्क्वायर 256, 17 289, बेटा 289 ज्यादा है, तो इसके जस्ट पहले क्या होगा, रूट का 289 होगा, जिसकी वैल्यू हम सबको पता है, रूट 289 की वैल्यू मेरे बच्चे कितना होता है, आप कहेंगे 17 होता है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 17,
इसकी वैल्यू इसके जस्ट आगे 18 वैल्यू क्या होती है, रूट का 324 होता। उसने पूछा किन दो लगातार पूर्णांक था, आपने 17 और 18 के बीच में, 17 18 के बीच में है। आ जाओ मेरे बच्चे, चलो नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे। अब इसे पढ़ो, अब इस सवाल को पढ़ो बेटा। ये डीआई है, ये हमारा डीआई है। कहां से कहां तक, चलो आ जाओ। कह रहा है टोटल पेज में हिंदी और अंग्रेजी, इसे देखो टोटल पेज में आपके सामने हिंदी और अंग्रेजी रिटन बाई क्या क्या, उसने कहा पी और क्यू है। ठीक है, अच्छी बात है। जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत, बेटा जून में, ये जून महीना कहां है, आपने कहा सर ये जून में पी द्वारा कितना, तो उसने कहा जून में पी द्वारा हमको दिया है 320। जून में पी द्वारा कितना दिया गया, आपने कहा 320। आगे पढ़ो। जून में पी द्वारा लिखे पृष्ठों का प्रतिशत क्यू की तुलना में, बेटा क्यू की तुलना में। अब ये जून में कितना, क्यू कितना है 234, मेरे बच्चे क्यू कितना है 234। यही आपके सामने दिया है, क्यू की वैल्यू 234 दिया है। आपने कहा ठीक है सर। पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू द्वारा तुलना में समान महीने में कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो आप कहेंगे सर ये बताओ इनसे कितना ज्यादा है। आपने कहा घटा दो, कितना 34 से कितना होगा बेटा 76, 76 20 कितना होता है 96, 96 आएगा ना, 76 नहीं 66, 66 और 20 कितना होता है 86, 86 ज्यादा है। आपने कहा किससे, हमने कहा 234 से। किससे ज्यादा, 234 से। और गुणे में यहाँ पे 100% लगा दो यार, गुणे में कितना लगा दो 100% लगा दो। अब आप 100% लगाते हो तो आप आराम से बता सकते हो कितना आंसर आएगा बेटा। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप जाओगे तो जैसे हमने 100 का गुणा किया, आप कहेंगे सर 8600, बेटा 234 है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, गुणा नहीं करना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लगाना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लगाना है, आपका आंसर कितना आएगा बेटा, ये सीधा सीधा 30 40, 40 का परसेंट 800, बेटा 40 से नीचे और 36, यानी हमारा 36 के नियर और 40 से नीचे बेटा ये देखो 35 से ऊपर है। अप्रोक्सीमेट लगाना, आपको पूरा वैल्यू नहीं लिखना, अगर पूरा लगाओगे तो कभी नहीं लगा पाओगे। नेक्स्ट आ जाओ 72 नंबर पे आ जाओ। और कोई है, आ जाओ मेरे बच्चे आ जाओ, 72 नंबर चलते हैं। 72, अब आ जाओ 71 हो गया, और कहां है 72, जरा इसको देखते हैं कहां है। चलो ये तो हो गया, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, अगले पेज पे 72, ये है मेरे लाल। इसे देखिए, सुकून से देखिए, क्या आप लोगों को दिख रहा है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, मैं फिर से कह रहा हूं मेरे बच्चे क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, मुझे कोई भागम भाग नहीं है, जो हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई क्वेश्चन छूट जाए, मैं फिर से कर रहा हूं मेरे लाल, बता देना, अगर आपको लगे तो आप बता देना, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में इसमें ऊपर नीचे थोड़ा करना पड़ता है तो कंफ्यूजन हो लगता है। आ जाओ, पहले आप लोग डेटा पढ़ लो। हमने कहा ठीक है सर मैं डेटा पढ़ लेता हूं, ये मेरा डेटा दिया गया है। अब मैं यही सवाल जो आपके सामने दिया है मेरे बच्चे, इसको देखो 72 नंबर, मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ। उसने कहा मई और जून में, उसने मेरे बच्चे कहा मई और जून में, और बड़ा कर दो ताकि भाई दिखे आप लोगों को, और बड़ा कर दो मेरे बच्चे ताकि आप लोगों को दिखे। ये देखो उसने कहा मई और जून में, ये है मेरे बच्चे, ये हो गया मई और प्लस जून में, मई और जून में पी द्वारा, तो मई और जून में पी द्वारा लिखे कुल पृष्ठ। और मई और अगस्त में, ये देखो मई हो गया, ये देखो अगस्त हो गया, इसमें क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना परसेंट। तो मई और जून पे पहले आ जाओ बेटा, मई और जून में ये देखो 240 से 320 है, 3 2 5, 560 हो जाएगा मेरे बच्चे। मई और जून में पी द्वारा, मई और जून में पी द्वारा कितना हो गया, आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा 560। बोलो क्या ये बात सहमत है, कितना हो जाएगा 560। अब आपके सामने मैंने क्यू की बात की, तो मई और कितना दिया गया बेटा अगस्त। अब क्यू की बात करेंगे तो ये हो गया 340, ये हो गया 360, 3 3 6 और कितना हो जाएगा 700। आपने कहा गुरुजी ये हो गया 700, मेरे बच्चे ये कितना हो गया, आपने कहा 700। अब आगे पढ़िए, उसने पूछा क्यू द्वारा कुल पृष्ठों का लगभग किसके द्वारा, किसका प्रतिशत है, तो आप कहेंगे 560। कहा क्या है 560, किस पर, पूछो किस पर। सर क्वेश्चन नंबर 15 मिस, कोई बात नहीं करा दूंगा प्रतीक, डोंट वरी बेटा। 560 बटे में कितना हो जाएगा 700, गुणे में क्या हो जाएगा 100। आपने कहा डबल जीरो हटा दो, 7 से कितना होगा मेरे लाल, आप कहेंगे सर 80%। क्या सहमत हो, है कोई ऑप्शन में, आप कहेंगे जी गुरुजी ऑप्शन कोई दम नहीं यार, आराम से लगा सकते हैं मेरे बच्चे, आराम से लगा सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो आप न लगा पाओ। वेट करो मेरे लाल, वेट करो, एक एक सवाल कंफर्म कराऊंगा, परेशान मत होना, तनिक भी चिंता मत करना। अब आ जाओ कितने नंबर, 72 हो गया। चलो मेरे लाल आ जाओ 73 नंबर पे। आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट सर, भगवान आप लोगों को पेपर अच्छा ही गया होगा। कौन सा नंबर 72 हो गया, आ जाओ 73 पे, ये 73 है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 73 दिया। आओ मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया, आराम देखो। सबसे पहले क्या दिया, चलो पढ़ो।
उसने कहा कि सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या है? सभी महीने में पी द्वारा, सभी महीने में पी द्वारा। अगर मेरे बच्चे सभी महीने में पी द्वारा बात करेंगे तो ये देखो पी है, और यहीं से हम लोग गदर मचा देते हैं। सबको जोड़ दो आप मेरे बच्चे, सबको उठा के जोड़ दो। ये देखो सबको जोड़ दो, एक तरफ से जितना दिया गया है कोई छोड़ो मत, एकदम मत छोड़ो, एकदम मत छोड़ो। पहले आप देखो मेरे बच्चे, इनको जोड़ दो। अगर जोड़ेंगे आराम से कितना होगा? आप सर देखो मेरी तरह अगर जोड़ोगे ऐसे करेंगे, 2 3 5 9 2 11 हो गया, 40 20 60 20 80 20 100, 11 1 1200, सीधा बोलेंगे 1200 बट्टे 4, आंसर हुआ 300। अगर मेरे हिसाब से चलोगे मेरे बच्चे तो आप बिजली की तरह करोगे। देखो 2 3 5 4 8 9 9 2 11 11 20 11 40 11 60 11 1200। मेरे लाल अगर ये 1200 इसका सम आ रहा है तो उसने पूछा क्या है? इसका सम कितना है? आपने कहा सर 1200। इसका सम कितना है बेटा? 1200। ठीक है, अगर इसका सम 1200 है तो आप इसका आंसर बता दो कितना आया। सभी पी द्वारा औसत मेरे लाल, ये देखो 1200 मेरे पास है। उसने कहा क्या? उसने कहा औसत बताओ कितने हैं टोटल। आपने कहा गुरुजी 4 है, 4 से उड़ा दो, गर्दा मचाओ। ये देखो 300। सवाल खत्म, कोई डाउट नहीं यार, कोई डाउट्स नहीं है। आसान, सुबह का शिफ्ट भी आसान पूछा था मेरे बच्चे, इस टाइम का भी शिफ्ट आसान, दोनों शिफ्ट आसान पूछे। कोई शिफ्ट कठिन नहीं है, कोई शिफ्ट मेरे लाल कठिन नहीं है, आराम से लगा सकते हो। मैं आप लोगों को, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, एक बात जानते हैं कि मेरे दोस्त, मैं हमेशा बोलता था कि डीआई अच्छे से पढ़ के जाना, डीआई बहुत बढ़िया से पढ़ना, आपको मजा आएगा। अगले साल पे देखो, अब 73 हो गया। आ जाओ 74 की बात करते हैं। 74 कहां है भाई? इसको खोजो, आ जाओ मेरे लाल, खोजो, कोई बात नहीं, एकदम परेशान मत हो। एग्जामपुर अभी है 74, कहां है मेरे बच्चे? एग्जामपुर को बेटा ऐसे ही लोग नहीं कहते, ऐसे लोग नहीं कहते। 74 नंबर कहां चला गया यार? ये 73 हो गया, 73 के बाद ये कौन सा नंबर है? 73 के बाद 75 आ गया, 74 कहां भैया घुस गया? ये देखो आ गया, आ गया, आ गया। कहोगे वो आ गई 74 नंबर बेटा, यही ना? हाँ सर यही है 74 नंबर। आ जाओ, ये 74 नंबर। जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ का 28.5। मेरे बच्चे इसकी वैल्यू क्या होती है? आप सब कहेंगे सर इसकी वैल्यू होती है 2/7। ये बात हम लोग पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2/7। अगर 2/7 है, क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए? तो सबसे पहले जुलाई का देखो कितना है। तो जुलाई का मेरे बच्चे आपके सामने किसका है? जुलाई में अगर आप देखेंगे कितना है, जुलाई में क्यू का कितना? तो उसने कहा 280। जुलाई में क्यू का कितना है? 280। और क्या पढ़ रहा है? अगर बेटा जुलाई में 280 है तो ये जुलाई में आप यहां से 280 हो गया। मैंने कहा ठीक है सर। कह रहा है जुलाई क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 2/7, इसका 2/7 लगा दो। 2/7 40 दूनी कितना होगा? आप कहेंगे 80 हो जाएगा। हिंदी है, आपने कहा 80 तो हिंदी हो गया। क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ हैं? अगर बेटा 80 हमारा ये है तो खुद सोचो, 80 हमारे अगर ये हैं तो खुद सोचो तो बचा कितना है? इसमें कितनी भाषा? उसने कहा हिंदी और अंग्रेजी। जब हिंदी को उसने कहा कि अगर हिंदी मेरे लाल अगर 80 दिया गया है तो आप सब लोग कहेंगे सर यहां से इंग्लिश कितना मिल जाएगा? तो आप सब मेरे बच्चे कहेंगे गुरुजी इंग्लिश हो जाएगा। ये आंसर खुद दोगे, कहोगे सर 200। कितना आंसर आएगा? 200 आएगा। सवाल खत्म। चलो आ जाओ, क्लियर है? ये भी हमारा कितना आएगा? 200। अब आते हैं अगले सवाल पे, 75 नंबर पे आ जाओ। 75 पे आओ मेरे दोस्त। 75 कहां है? ये देखो 75 यहां पे है। इसको देखो, जुलाई में पी और क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ, पढ़िए आराम से। मई में पी और क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों, और जुलाई में, ये मई हो गया बेटा, जुलाई, पी और क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच अनुपात क्या है? यानी मई लेना है, जुलाई लेना है। चलो वहीं मई और जुलाई लेना है। मैंने कहा आ जाओ सर मेरे बच्चे, मई और जुलाई लेना है। हमने कहा ठीक है, ये देखो मई और जुलाई ले लो, मई जुलाई ले लो बेटा। मई ये हो जाएगा और उसने कहा सर जुलाई ये हो जाएगा। दोनों को कंपेयर कर दो, इनको जोड़ दो, कितना होगा? 3 2 5 560 हो जाएगा। बेटा स्पीड तो बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, बुलेट ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए। कंपटीशन देने जा रहे हो। इधर देखो 4 और 2 कितना होगा? 6 6 80 भी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 700। उसने पूछा अंतर कितने का? अंतर ही पूछा, रेशियो पूछा है बेटा। अंतर पूछा है, रेशियो पूछा है। उसने कहा अनुपात पूछा, कितना पूछा? रेशियो पूछा। अगर मेरे बच्चे रेशियो पूछा है, अरे यार क्यों भाग रहे हो, रेशियो पूछ रहा है तो आप कहेंगे सर रेशियो हमको मिला कितना? बेटा इनका रेशियो निकाल दो। आप कहेंगे गुरुजी ये देखो 0 0 हटा दिए, और आप कहेंगे 7 8 56, 7 10 में 70। अरे कुछ मैंने गलत कर दिया, 14 चौके 56, कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं। मई और किसका पूछ रहा है? पहले पढ़िए। मई में बेटा, मई में पी और क्यू, हमने कहा मई में पी और क्यू कितना होगा? 560 580। अगर मई की बात करो, पी और क्यू, और मैं उल्टा जोड़ दिया हूं, मई में पी और क्यू, ये हो गया 3 2 5 580 बेटा, यही मैंने गलती किया। 3 और 2 5 500 हो जाएगा 80, 40 40 80। अब आपके सामने किसका? जुलाई का।
420 और 280, 420 और 280 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये देखो 4 2 6 6 और कितना हो जाएगा 7। इनका रेशियो पूछ रहा है 0 0 हटा तो 2 से कितना होगा बेटा 29 और 2 से कितना होगा? आप कहेंगे सर 35। है कोई ऑप्शन में? और चेक करते हैं 29 और 35। वाह सर वाह, 29 और 35, सवाल खत्म। 29 और 35। और कोई डीआई है? आपने कहा बिल्कुल सर। अरे सर अभी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? मैंने कहा ना मेरे दोस्त, इतनी जल्दी तो नहीं है खत्म होगा। और आगे देखो, कोई छूटा हुआ छूटने ना पाए, कहां है बेटा? और कोई छूटा है? आइए देखते हैं। इसके आगे पहले देख लेते, कोई मैथ क्वेश्चन कुछ इधर उधर, कुछ और तो नहीं छूटा है, कोई और चीज तो नहीं छूटी हम लोगों से मेरे बच्चे, कुछ और तो नहीं छूटा है। अभी एक डीआई और है। चलो अगला डीआई मेरे बच्चे आ जाओ, अगला डीआई आप लोग आ जाओ, 41 वाले पे आ जाओ, 41 पे। हाँ ये देखो बड़ा प्यारा, इसको देखेंगे कुछ लोग कहेंगे अरे बाप रे ये हमसे होगा क्या, कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये कैसे होगा। पहले पढ़ो आप लोग, बेटा मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, पहले पढ़ो, सुकून से पढ़ो, आराम से पढ़ो, पहले इसको पढ़ो, बोलो पहले इसको पढ़ो और बताओ आपके सामने क्या दिया गया। नीचे दिए गए 4 अलग दुकान ABCD दिया गया। आ जाओ मेरे लाल, ABCD देख लेते हैं। ये ABCD द्वारा बेचे गए बाल पेन, बड़ा छोटा है, संख्या दर्शाता है बेटा ABCD। तो हमने कहा कि गुरुजी अगर ABCD की बात कर रहा है तो आप कहेंगे सबसे पहले ये देखो, ये A है मेरे दोस्त, ये B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है। 4 टोटल क्या देंगे? दुकान टाइप दे। कितना देगा बेटा? दुकान दे। अब आप कहेंगे सर A में, इसमें क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इसमें क्या कह रहा है? पहले डेटा पढ़ो, पहले डेटा पढ़ो। अब ये वाला जो बेटा चौकोर टाइप का दिया है ये क्या है? आप कहेंगे बाल पॉइंट, यानी ये वाला मेरे बच्चे ये बाल पॉइंट है। ये वाला जो चौड़े वाला है वो हमारा क्या है? जेल पेन। तो ये आप कहेंगे गुरुजी ये जेल पेन है। मैंने कहा तीसरा बेचेगा फाउंटेन पेन, फाउंटेन जो है बेटा ये फाउंटेन है, ये वाला पोर्शन फाउंटेन है। क्लियर है? कहीं कोई डाउट्स नहीं है सर? अरे नहीं नहीं, ये हमारा हो जाएगा, एक तो इतना छोटा दिया ना, ये जो हमारा बेटा दिया है ये क्या है? आपने कहा सर ये दिया है बाल पॉइंट, ये हो गया बाल पॉइंट। चलो कोई बात नहीं। दूसरा हमारे सामने क्या क्या है? बेचे गए बाल पेन, दूसरा बेचे गए जेल पेन। जेल पेन कौन सा? चौड़े वाला, ये मेरे बच्चे जेल पेन है। और जो ट्राइंगल टाइप जो त्रिभुज टाइप का बेचा वो क्या है? बेचे गए फाउंटेन, ये हमारा फाउंटेन पेन है। तीनों मैंने इसको निश्चय कर दिया। अगर तीनों कर दिया तो आप चलेंगे, तीनों अगर कर दिया तो आप आराम से कर लेंगे। अब आओ सवाल को पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आप इसे देखिए, पहले सवाल पढ़ो तो मैं इसको छोटा करूं ताकि पढ़ के बता सकूं आपको। पहले 41 नंबर सवाल पढ़िए, 41 नंबर मेरे बच्चे पढ़िए। 41 नंबर क्या है? उसने कहा दुकान A और B द्वारा बेचे गए जेल की कुल संख्या। दुकान A और B, ये देखो A ले लो, ये देखो B ले लो। इसमें जेल पेन की बात करते हैं बेटा, इसमें जेल पेन की बात करते हैं। किसकी? जेल पेन की बात करते हैं। अगर A और B की जेल पेन, अब देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं आप लोग, हो सकता नहीं देखें, माफ कर दीजिएगा मेरे बच्चे, थोड़ा छोटा करें क्योंकि डेटा हमको नहीं दिख रहा है। मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूं, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो तो उसके लिए मेरे लाल माफी चाहता हूं। ये मैं छोटा नहीं करूंगा तो मैं इसको समझा ही नहीं पाऊंगा। आ जाओ थोड़ा और छोटा करो। चलो अब ये देखो, देखिए अब सवाल क्या है? सवाल ही गायब हो गया। इतना छोटा करने पे सवाल ही बेटा गायब हो जाता। कोई बात नहीं, एक बार मैं कर दूं फिर आप लोग इसको देखना। चलो एक बार मैं इसको कर दे रहा हूं, मैं पढ़ दे रहा हूं, परेशान मत होना, मैं पढ़ दे रहा हूं, आप परेशान मत होना। उसने कहा A और B द्वारा, उसने कहा मेरे लाल A और B द्वारा, उसने कहा मेरे प्यारे दोस्तों A और B, ये देख मेरे भाई A और B, A और B द्वारा बेचे गए जेल पेन। बेटा जेल पेन इसमें से कौन है? जेल वाला ही है। ये कौन है? जो वर्ग टाइप का, ये देखो जेल पेन है 240। उसने कहा A, B द्वारा कितना है? A का ये हो गया, B का कितना है? तो आप कहेंगे सर ये हो गया, दोनों का 420 और ये दोनों जोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 240 और प्लस पे 120 कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा 360। बेटा ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 360 हो जाएगा। अब आ जाओ, अगला क्या कर रहा है? बी द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट। मेरे बच्चे बाल पॉइंट कौन दिखा रहा है? बाल पॉइंट ये वाला जो इस तरह से दिया गया, ये हमारा बी द्वारा बाल पॉइंट। ये कितना है? उसने कहा 300। तो बाल पॉइंट कितना है मेरे बच्चे? उसने कहा सर ये 300 है। खूब आराम से देखना, बाल पॉइंट कितने हैं? आप कहेंगे सर 300। खत्म करना क्या? अब यहां से बी कितना दिया गया? उसने कहा 300। पूछा गया कि कुल संख्या का कितना परसेंट है? मेरे बच्चे ये बताओ, ये 360 है, ये 360 है। इनके द्वारा बेचे गए जेल पेन की संख्या दुकान बी द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट की कुल संख्या का कितना परसेंट है? बटे में 300 मार दो और गुड़े में मेरे लाल 100% लगा दो, उड़ा दो धुआं इसका यार। डबल जीरो हटाओ, 3 से कितना होगा? आप कहेंगे 120%। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 120% हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट आओ। अगला क्या करा? दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन का, दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन का। बेटा एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40%। तो एफ अगर मैं देखूं, यहां एफ कहीं दिया नहीं सर,
एफ दिया इन्हें, कुल पेन में से 40% पेन फाउंटेन पेन है। जितना मैंने बेचा दुकान एफ द्वारा, हमने जितना बेचा दुकान एफ द्वारा मेरे बच्चे, मैंने जितना बेचा, इससे बड़ा यार गायब हो जा रहा है ना, समझाना पड़ रहा है। ठीक ठीक ठीक, चलो अब इसे देखो मेरे बच्चे, कह रहा है दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% फाउंटेन पेन है। ठीक है, टोटल इसमें से जितना बेचे बेटा इस दुकान एफ का, ये 40% जितना भी कलम होगा ये बराबर किसका, तो आप कहेंगे सर ये फाउंटेन पेन का है। ये किसका है, आप कहेंगे फाउंटेन पेन का है। यदि दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या दुकान एफ से क्या अनुपात है, तो मेरे बच्चे उसने कहा दुकान डी द्वारा फाउंटेन पेन की संख्या। बेटा ये देखो, ये मैंने फाउंटेन पेन लिख लिया, और फाउंटेन पेन में आपके सामने कह रहा है यदि दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का, और दुकान एफ के द्वारा, बेटा ये डी द्वारा फाउंटेन पेन है, ये एफ द्वारा है, अगर डी का 3:4 में दिया गया। मैंने कहा ठीक है सर, ये 3:4 हो गया। आपसे कह रहा है कि दुकान एफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या बताओ। कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। आप मुझे बताओ दुकान डी का बेटा फाउंटेन पेन, दुकान डी का फाउंटेन इसमें से कौन सा है, तो मेरे बच्चे फाउंटेन त्रिभुज वाला है। किस पे, दुकान डी में, ये देखो डी है, डी में हमारा ट्राइंगल क्या है, आपने कहा सर 180, तो 3 की वैल्यू मेरे लाल अगर 180 है तो आप कहेंगे कि 60 गुना 60 गुणे 4 कितना होगा, आप कहेंगे 240 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि एफ का टोटल फाउंटेन पेन कितना है, तो ये वैल्यू बराबर कितने की, उसने कहा 240 के है। तो मेरे दोस्त 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है। 2 से काट दो 120, 120 गुणे 5 कितना होगा, 600। है कोई आंसर, आपने कहा बिल्कुल सर ऑप्शन सी। अरे बोलो बोलो, एग्जामपुर दावा करता है बेटा, तो ऐसे दावा नहीं करता, उसके अंदर दम है इसलिए दावा करता है, ऐसे दावा नहीं करता। आ जाओ, अब मैं आपसे फिर से एक बार माफी चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि यहां पर थोड़ा सा अगर छोटा हो रहा है, ध्यान से सुनना, यहां अक्षर इसलिए छोटा कि अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दिया तो मेरे लाल मुझे इसका फिगर ही नहीं दिखाई देगा, इसके नीचे डेटा क्या है वो मुझे समझ में नहीं आएगा, हम इसलिए आगे इसको थोड़ा छोटा करें। नेक्स्ट आ जाओ, चलिए अब ये सवाल हो गया मेरे सामने, 42 हो गया। अब मेरे लाल 43 पे आ जाओ। 43 कहां है यार, अच्छा 43 इस पे नहीं है। अब तो मजा ही मजा आएगा। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को मेरे लाल दिखे, एकदम आराम से दिखे। ये देखो मैंने बड़ा कर दिया। अब जाते हैं अगले पेज पर। अब इस पेज को देखो, मुझे उम्मीद है कि हम लोग लास्ट डीआई पर चल रहे हैं। अगर कुछ छूटा हो मेरे लाल तो आपका भाई अभी खड़ा है, बोल देना तुरंत कि गुरुजी ये छूटा है। आ जाओ, अब इस सवाल को देखो, आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या। उसने पूछा कि ए द्वारा बेचे गए कुल बॉल पेन की संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या के कुल अनुपात। तो ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट, बेटा अगर बॉल पॉइंट की हम बात करें, किसका, ए का, तो पहले ए का बॉल पॉइंट, ए है, बॉल पॉइंट कौन सा इसमें दिखा रहा है, फटाफट बताओ सब लोग, बॉल पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। तो बॉल पॉइंट ए कितना, आपने कहा सर 140, ये कितना मेरे बच्चे 140, कितना है 140। उसने कहा है कि ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या, ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट कितने हो गए 140। आगे रुको, दुकान ए और बी द्वारा, मेरे लाल ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या, ए और बी का, ए और बी कहां है, यहां है, ए और बी का फाउंटेन पेन बेचा क्या है, फाउंटेन पेन, फाउंटेन कौन सा, लास्ट वाला, त्रिभुज वाला, त्रिभुज वाला देखो ए का ये है और बी का कितना मेरे बच्चे त्रिभुज, तो आप कहेंगे सर ये है, जोड़ दो 3 तो 5, 560 हो जाएगा। आपने कहा सर देखो ये तो हो गया 560 हो गया मेरे बच्चे, इसका रेशियो क्या होगा, आप कहेंगे सर 1:4, 1 रेशियो कितना होगा 1:4 हो जाएगा। यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। कोई ऑप्शन, आपने कहा बिल्कुल सर 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1:4। नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे आ जाओ। 43 बाद और कुछ तो नहीं छूटा है। 44 पे आ जाओ मेरे दोस्त, 44 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, इसको पढ़िए सारे लोग। 44 पे देखिए, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको सवाल दिखे आराम से। मेरे बच्चे 44 पे आओ, ये देखो 44, खूब आराम से देखना, खूब आराम से देखो, मजे से देखो। आपके सामने 44 दिया गया। पहले देखो 44 क्या है। उसने कहा कि दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या, दुकान ए द्वारा। तो मेरे दोस्त अगर दुकान ए द्वारा उसने पूछा बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन, बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन, पहले बताओ बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन, ये हो गया बॉल पॉइंट और ये हो गया फाउंटेन पेन। बेटा बॉल पॉइंट कौन सा है, आपने कहा गुरुजी ये बॉल पॉइंट हो गया। फाउंटेन पेन कौन सा है, तो त्रिभुज वाला फाउंटेन, इनको जोड़ दो 360 और 140, 360 और 140, ये हो गया 360
और ये हो गया 140। पढ़ो, ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट फाउंडेड की कुल संख्या, इनको जोड़ दो। डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट, मेरे बच्चे डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट, तो डी वाला कौन सा है? डी वाला बॉल पॉइंट, डी यहां पर है। अब बॉल पॉइंट सिंबल क्या है? बॉल पॉइंट मेरे बच्चे यहां पे क्या दिया है? पाला वाला। तो बॉल पॉइंट मेरा ये है 270। बॉल पॉइंट कितना है? 270। ये देखो, उसने पूछा कि दोनों में क्या अंतर है, इसको जोड़ो। 300 और 140 जोड़ें कितना होगा? 500। बेटा 500 में से अगर 270 घटाएंगे आंसर कितना आएगा? 230 आएगा। कितना आंसर आएगा? 230। यार आप लोग तो इतने अच्छे आंसर दे रहे हो, फटाफट फटाफट यार, इतना बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो आ जाओ आगे चलें। और कोई डीआई नहीं छूटी है? और मेरे बच्चे कोई डीआई नहीं छूटी है? आपने कहा बिल्कुल सर एक डीआई और छूटी। चलो आ जाओ, थोड़ा स्पीड से करते हैं ताकि आप लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम खत्म हो जाए। कितने नंबर पे है यार? 26 नंबर पे। एक और डीआई है मेरे बच्चे 26 नंबर पे। आ जाओ इसको देख लेते हैं। 26 नंबर, 16 हो गया, 26 कुछ छूटा क्या? एक सवाल मैथ का। अरे कहां छिप रहे हो, कहां छिप रहे हो, कहां छिप के जाओगे? ये देखो, कहां छिप के जाओगे मेरे दोस्त, कहां छिप के जाओगे? आ जाओ, ये सवाल देखो आप लोग। 1 घंटा 40 मिनट का 12.5%। जब कोई टीचर बेटा पढ़ाता है तो सबसे बेसिक परसेंटेज कॉन्सेप्ट यही होता है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का यही होता है। आपने कहा ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट की वैल्यू बेटा आप चाहे इसको दोनों को आवर में कन्वर्ट कर लो, चाहे दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लो, लेकिन आपको यह देखना है कि हाँ दिया क्या गया, मिनट में दिया गया। हमने कहा ठीक है सर, मिनट में करेंगे। अब इसका मिनट 1 घंटे में 60 सेकंड, 60 मिनट 60 40 कितना होगा? आप कहेंगे 100 मिनट। मेरे लाल इसका 12.5% की वैल्यू सब जानते हैं सर, 1/8। 100 का 1/8 क्या होगा? आप कहेंगे 12.5। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बोला है क्या? ठीक, ये हो गया 12.5%। क्लियर है? बोलो फटाफट। चले मेरे बच्चे, थोड़ा समय का अभाव है, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया लगा। हर हर महादेव, हर हर एग्जामपुर, जय एग्जामपुर, तय एग्जामपुर। आपको अभी फिर से डीआई का पूरा सॉल्यूशन करके डाला जाएगा। सारे डीआई मेरे बच्चे बहुत आसान हैं, एकदम नहीं। जिन बच्चों ने पेपर दिया मुझे उनसे बहुत उम्मीद है, वो सारे बच्चे मेरे सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो अच्छा करके आएंगे। और मेरे बच्चे आज आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि हम लोग पेपर आया तुरंत खड़े हुए और एकदम अपनी तरफ से हम लोग कोई गलती नहीं की। मेरे बच्चे हो सकता है 1% हो सकता है आयोग का आंसर का कुछ और, हम लोग का आंसर कुछ और हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं। हमने लगभग सारा कर दिया, एक छूटा बेटा वो भी अभी मैं कराता हूं, समय का अभाव है, माफी चाहते हो उसके लिए। जय एग्जामपुर, हर हर महादेव। कल जितने बच्चे जाएंगे उनके लिए ढेर सारा स्वागत। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। बढ़िया से पेपर देना मस्त से। कल फिर मिलेंगे दोपहर में 12 बजे 11:50 पर। लाइव आना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।